आखिर लोग और विद में जनाब काजू लाजमी डालिएगा, फिर लोगों ने कहना है साढ़े कुल पैसा मुक गया। काजू किशमिश और यार वो क्या होता है ब्राउन कलर का बड़ा महंगा चलगोजे। हाँ काजू बादाम किशमिश चलगोजे ये 4-5 चीजें लाजमी डालनी। क्या कह रहे हो पैसा यार आज नहीं लावना तो बतलावना कहीं। और देखिए मुझे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश चाहिए, नहीं प्लास्टिक वाले सस्ते पड़ेंगे। पैसा है हमारे पास, पैसा है। सारी जिंदगी इवेंट कर करके स्टेज पे चढ़ चीका मार मार राती 2 बजे रेडियो कर कर थोड़ा पैसा बनाया, थोड़ा इकट्ठा कीता है। और वैसे भी उनको फ्रेश फ्लावर्स पसंद हैं। सो आई वुड लाइक टू हैव द फ्रेश फ्लावर्स यू नो। तुसी पहले कंगूरा मार लो। अच्छा सुना यार किसी की शादी हो रही है? नहीं मैं तो चलता फिरता यहाँ पर आया, बड़े गाने शाने लगे हुए थे शादी वाले। मैंने कहा शायद अभी रोटी नहीं खुली, बिकॉज मैं आई एम एक्चुअली क्रेविंग फॉर शादी वाला कोरमा। तो शादी वाला कोरमा होता है ना जो कि जिसमें दही बहुत ज्यादा डाला गया होता है, इलायची भी होती है, और वो चिकन पहले रोस्ट होता है और फिर उसके बाद उस सालन के अंदर जाता है, तो वो बहुत मजे का स्क्रम्शियस सा बना होता है। ओए होए होए होए। तो वो अगर आप रोगनी नान के साथ लुबड़ के, आपने नवाला बनाना है क्या करके लुबड़ के, लुबड़ समझते हैं यानी कि एक नवाला बनाना है, उसके अंदर उसको भिगो देना है, भिगो देना है। मतलब जैसे तुम उसके प्यार में भिगोए गए थे ना और उसने फिर तुम्हें खा लिया था, मतलब तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारा फ्यूचर भी खा लिया था उसने। तो बस यूं ही समझो कि तुमने भी उसमें लिबड़ लेना है उसने वाले कर। उसके बाद जब आप खाएंगे तो वो खटास आपके मुंह में जब फैलती है और साथ बोटी का रोमा, रोटी खुल गई है। सो मैं तो खैर गुजर रहा था यहाँ से, तो बड़ा वो मजर राई साहब चल रहे थे, फिजा जी चल रही थी, बड़ा जवाद अहमद साहब आए मेहंदी की रात। तो किसकी शादी हो रही है यहाँ पे? कौन है कौन है कौन है? इजाजत ली थी? इजाजत नहीं है आजकल खुले आम शादी करने की। ये देखें आप गंदगी फैला रहे हैं ग्राउंड में। अक्सर बंदा, एक तो गरीबों का ये भी बड़ा मसला है, बेचारे शादी करने लग जाए ऊपर से छापा पड़ जाता है। मतलब शादी करिए ता भी छापा, शादी ना करिए ता भी छापा। मतलब चलो ना करें शादी तब तो छापा समझ में आता है, उनसे शादी करने लगे उनका आदत है छापा। खैर एनीवे जी 12:20 हुआ जाते हैं, गाना प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बाकी किसकी आज मैरिड है कोई, मेरा मतलब मैरिज है किसी की, आज शादी है? आपको पता है? अगर पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या गाना है? जी जी अम्मी कौन सी वाली अंगूठी कहाँ पर? वो मुंह दिखाई वाली? जी जी वो पड़ी है। पता है अम्मी हीरा लगवाया उसमें, क्या हो गया आपको? क्यों डाका पवाना साढ़े हल? अब जाहिर है अम्मी ना डांटे ना, इतनी महंगी अंगूठी ले ली, अब हीरे को हीरा ही तो पहनाना था। आए That was a song something like हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। तुम लोग इतने खुश क्यों हैं यार? किसकी शादी है? क्या चक्कर है? मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। मैं तो लिटरली आई वाज जस्ट समवेयर, लाइक मैं कहीं पर था, काम कर रहा था और यहाँ पर आ गया। गाने 2-4 चल रहे थे मुझसे पहले शादियों वाले। क्यों भाई? ड्यूटी ऑफिसर नुमान हमारे साथ मौजूद थे। नुमान शादी आज किसी की? नहीं? हाँ नहीं, तुम मेरे से भी ज्यादा कंफ्यूज है यार। हरा रंग सजना नू किड्डा सोना पिया जचदा ए, हरा रंग सजना नू किड्डा सोना पिया जचदा ए। आज खड़िया खुशी दिया आया, आज घड़िया खुशी दिया आया, और भंगड़े मामिया ताया मेरे आवे माया
देखिए जी, बंदे को शादी करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे कभी पूछे कि क्या शादी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कितना मज़ा आता है कि बंदा फिल्म की टिकट ले रहे और अचानक फ़ोन आ जाए कि घर वापस आए और बंदे को टिकटें वापस करानी पड़ जाए। अल्लाह, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, हुआ नहीं है ऐसा। कहाँ हुआ ऐसा? हुआ तो बिल्कुल नहीं है। ओ नहीं है, हुआ बिल्कुल नहीं है। मतलब घरों बंदा निकले थे, भाई जी कितने हो? भाई जी काम कर रहे हैं। भाई जी टाइम दे दो, भाई जी आओ ना, क्यों नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं तो वत किदे वास्ते टाइम है, की करना नहीं दसो, कोई रोटी शोटी खसा वत फिल्म तके ने ना भरा जी। मैं कह जी क्यों नहीं जी, बंदा टिकटा चा घिने, उस तो बाद रोटी चा खाए। अच्छा वत आके भाई जी आज अगर फिल्म ना तकी है तो बात तो मैं क्या भाई जी क्यों क्यों यार के टेंशन है? और नहीं उन जी वैसे मैं क्या नींदुर जी पे आनी है ये, मैं क्या अंदर एसी लगे होएगा, सो जाना साड़ी तो फिल्म ना खराब करो। और नहीं हो असल जो थोड़ा जा फोन आ गया, मैं क्या अल्लाह अकबर। तो जाहिर है कब तक बंदा जो है वो अपनी, ये भी कोई जिंदगी आप खुद बताएं। अब मेरी जिंदगी आप देखें, मैं सीरियसली ज़िशानिया, लेट्स कम टू द पॉइंट यार। अब मेरी जिंदगी ये कोई जिंदगी है, सुबह उठ जाओ तकरीबन 10-11 बजे उठ जाओ, कपड़े आपको तैयार इस्त्री हुए मिलते हैं। हमारा जो लॉन्ड्री बॉय है वो तैयार धोकर इस्त्री करके हैंगर में लगा कर पहुंचा जाता है, वो मुझे तैयार मिलता है। खाना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने नाश्ता करना हो, मोस्टली तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर करना हो तो तैयार नाश्ता अम्मी दे देती हैं। अम्मी पूछती हैं बेटा कब तक आओगे? अम्मी मैं जब आ जाऊँगा तो बस काम खत्म होगा तो आ जाऊँगा, बस आप मुझे देख लीजिएगा। जब काम खत्म होगा तो मैं आ जाऊँगा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। फिर पीछे से कोई फ़ोन नहीं करता, मतलब कोई तंग नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कब आओगे कब नहीं आओगे, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रही। कोई ज़िंदगी हुई, जहाँ चाहे खाना खा लिया, जहाँ चाहे बैठ गए, जब चाहे किसी कॉन्सर्ट में चले गए, जब चाहे फिल्म देख ली, जब चाहे जो है वो किसी और सिटी चले गए। ये भी कोई जिंदगी है यार, ये कोई जिंदगी है। अच्छा फिर ऊपर से काम मेरा देखो यार, मतलब रोज सुबह उठो, नहाओ दो, अच्छे कपड़े पहनो, बाल शाल बनाओ, परफ्यूम वगैरह लगाओ, इवेंट पे चले जाओ, स्टेज पे चले जाओ, गुफ्तगू करो, बात करो, आगे अच्छे खासे लोग होते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, चीख मार रहे होते हैं, तस्वीरें लेते हैं, प्यारी प्यारी जो फीमेल्स हैं वो आपसे गपशप करती हैं, बातें करती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं। प्यारे प्यारे मेल्स जो हैं वो बातें करता है। और फिर सबसे बढ़कर इस चीज के पैसे भी लो यार, मतलब पैसे भी मिलते हैं इस चीज के। भी कोई जिंदगी है यार। मैं चाहता हूं कि जिंदगी ऐसी हो कि मैं टॉक्सिक चाहिए मुझे जिंदगी में, जहर चाहिए जिंदगी में, टॉक्सिटी होनी चाहिए ना यार जिंदगी में। क्यों मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि मैंने भिंडी नहीं खानी, भिंडियां जबरदस्ती खिलाई जाए, मैं चाहता हूँ कि भिंडियां खिलाई जाए मुझे। मैं कौन होता हूँ कि मुझे कपड़े तैयार इस्त्री हुए लॉन्ड्री बॉय मिले, मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठ के खुद इस्त्री करूँ। मैं कौन होता हूँ कि जब चाहे फिल्म देखने चला जाऊं, जब चाहे कॉन्सर्ट पे चला जाऊं, जब चाहे कहीं पे ट्रैवल कर लूं। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एप्लीकेशन लिखूं, इजाजत लूं पहले, ये सब चाहता हूं मैं। ये भी कोई जिंदगी है यार। मलिक साहब आपका फोन आ रहा था, खैरियत क्या हुआ? कोई जरूरी बात करनी है आपने? वो मैं रेडियो कर रहा था, रेडियो के बाद कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लें। तो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, मूवी के बारे में। देखिए हुआ नहीं है ऐसा, कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन हो तो सकता है ना कि कभी आप मूवी देखना चाह रहे हो और अचानक फोन आ जाए, कभी तो हो सकता है ना। बिनते हवा कह रही हैं आज हमारे घर में भिंडी बनी है, खानी है। नहीं तुम खुद ही खाओ, और तुम बहुत जल्दी कर गई बिनते हवा, बहुत जल्दी कर गई तुम, बहुत ही जल्दी कर गई तुम, बहुत पछतासे।
बाय द वे जी, जिस टॉपिक का आपको इंतजार है उस टॉपिक के ऊपर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने थोड़ा सा शुगल मिला आपसे, गपशप आपसे ज़रा हंसी मजाक इसलिए कर लिया क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आज प्रोग्राम में कॉल्स नहीं होंगी, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा क्योंकि आज बात करने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है आपसे बात करने के लिए। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, हम आपसे बात करें। सो इसलिए फॉर दैट रीज़न हम जो है अब आगे बढ़ेंगे। और जिस टॉपिक का आपको इंतज़ार है, मुझे पता है आपको किसका इंतज़ार है, मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर बात करूंगा। और मुझे लगा कहीं पर आज दोपहर में ना 12-1 बजे, मुझे जब मैंने वो ग्रुप वगैरह में एक्टिविटी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे से बात गलत कन्वे हो गई है या आपने गलत समझ लिया है या सुन लिया है। तो फिर मैंने वापस उस लाइव सेशन को थोड़ा सा सुना, उस पार्ट को, तो वो आपने गलत बेसिकली समझा मेरे अल्फाज को। वो मेरा कतन मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, मैंने शायद ये जुमला उसमें कहा था कि आई विल टेल यू अबाउट माई मैरिज। सो दैट इज हाउ इट इज, बट इट वॉज क्लोज। लेकिन चूंकि आप लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, तशनगी बरकरार थी, तो मैंने कहा चलो सस्पेंस रहने देते हैं। मैंने भी कहा चलो खेलते हैं मिलके, यू नो खेलने में तो हमसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। सो 12:28, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात जरूर होगी बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट इट। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको लिंक करेंगे एक मैसेज के साथ जो कि मुझे मैसेज आया था और आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। उसके अलावा 3 से 4 चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते के दौरान, तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज जब मैंने अपना इंस्टाग्राम देखा कल दोपहर में, तो बहुत सारे लोग 5 से 6 वाकयात जो हुए उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए कह रहे थे, बात करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज का प्रोग्राम हम ऐसे कर लेते हैं कि हर उसके ऊपर जो है टॉपिक को हम कवर कर लें। तो चूंकि वो हैपनिंग ज़्यादातर जो है वो थोड़ी सी अफसोसनाक हैं, थोड़ी सी यानी कि सैड हैं, बहुत ज़्यादा कोई इनलाइटेड नहीं है। सो बीच में मजाक भी होगा, बीच में हम शुगर मेला भी करते रहेंगे, बट इन अ गुड मेमोरी जो है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टार्ट तो बड़ा मज़े का हुआ है। मैं अभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था मीनवाइल। सो डॉक्टर अनायता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनायता इज सेइंग ज़िशान क्या हीरो की तरह एंट्री करता है आप? नहीं, हीरो की तरह क्या करता हूँ, मैं हीरो हूँ। मतलब आप कहें कि आप हीरो हैं, ये क्या होता है? तरह क्या होता है? तरह से मुराद है कि आप है नहीं और करते हैं उसकी तरह। ऐसे ही है ना मान, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही है ना यार, तुम मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हो, मुझे बड़ा डर लग रहा है तुमसे। और इस तरह की मुस्कुराहट ना कोई और देता है मुझे देख के। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना तो मुझे देख देख के मुस्कुरा रहा होता है कोई। डरा रहे हो तुम मुझे, खैर है। क्या हुआ अगर आज मैंने ट्रिम बियर्ड की है, कफ ऊपर किए हैं, ब्लैक शर्ट पहनी है, जेल बैक हेयर्स हैं, थोड़े से तैयार हो गए हैं, गुची गिल्टी परफ्यूम लगा लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। एनीवे जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सिताई तेरे लिए सज के मैं आई वे बशमले, अखां जो अखां ना हटाई वे बशमले, बाबुले सी रेशमा वे माले बशमले। परी डॉल कह रही है मैंने तो कपड़े भी निकाल लिए थे। क्यों, पहले वाले खराब हो गए थे? मेरा मतलब क्या हो गया, सालन डुल गया था? यार मैंने कभी आप लोगों के कपड़े खराब किए हैं? आप खुद कभी मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है आपका? कभी मैंने आप लोगों के कपड़े खराब किए हैं? आप लोग जा रहे हो, मैंने कुछ उसके ऊपर फेंक दिया, तो मुझे क्यों बता रहे कि आप लोग कपड़े चेंज कर रहे थे और कपड़े निकाल लिए थे? मेरी वजह से तो नहीं निकाले ना, खुद पहनने होंगे, खुद नए कपड़े खरीदे होंगे। आप हमें बताना चाह रही हैं कि आपके पास नए कपड़े? खुद बताएं कभी मैंने आप लोगों के कपड़े खराब किए हैं? सिताई तेरे लिए सज के मैं आई वे बशमले, अखां जो अखां ना हटाई वे बशमले, बाबुले सी रेशमा वे माले बशमले।
अभी तो हम गाना गाते हैं ना, टॉर नाल छड़ा मुंडा टॉर नाल छड़ा, टॉर नाल छड़ा मुंडा टॉर नाल छड़ा। आप क्या चाहते हैं, हम वो गाना गाएंगे, नो मोर छड़ा मुंडा नो मोर छड़ा, हत्था विच हत्थ पा के ताड़ी भाभी नाल खड़ा। खैर जी, बात को स्टार्ट करते जी। पहली हैपनिंग जो हुई, जहाँ से बहुत सारे लोगों के जज्बात मचले और लोगों ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी मेरी बीवी इसी तरह रोकेगी और मैं मोहल्ले वालों से लड़ने जा रहा हूँ। आपको अंदाजा हो गया मैं किस इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ? जरा मैं फेसबुक कमेंट देख रहा हूँ, अगर आपको अंदाजा हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। By the way, thank you so much guys for the love you share. I mean seriously, कोई माने ना माने, वो कहता है कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। So thank you so much for all the love. एक हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करते। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खुद भी तरक्की क्यों नहीं करते हैं, या क्यों खुद भी उनकी ज़िंदगी में मसले होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों की तरक्की या कामयाबी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप चाहते हो, उसकी कामयाबी या फिर उसकी जो कह लें कि कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ें हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप वो नहीं करते हैं, आप ज़िंदगी में खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि जो हो रहा है ऑलरेडी उस पर तो अल्लाह का करम है। बाबा इशफाक अहमद साहब कहते होते थे, जिस पे अल्लाह का करम हो उससे पंगा ना लेना, क्योंकि वो तो करम पे चल रहा है, तुम मारे जाओगे। अच्छा जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ जनाब, वो एक मसला जो पेश आया अमेरिका में, और हारिस रऊफ के साथ, हारिस अपनी वाइफ के साथ कहीं पर जा रहे थे, और जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये सामने आया है, ये मंजर आम पर आया है कि वो वाइफ के साथ थे और क्रिकेट फैंस ने उनको पहचान लिया, और पहचान के शायद बिलो द बेल्ट उनको कुछ कहा, जिस पे वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गए और मारने के लिए दौड़ पड़े उसको। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हम अक्सर बैठकर यहाँ पर स्पोर्ट्स शोज में, या बेचारा अल्लाह ज़िंदगी दे उसको, शुएब अख्तर, वो बार बार कहता है ना ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ। ब्रांड का मकसद ये है कि हाउ टू डील द सिचुएशन। अब वो हारिस रऊफ भाई को लगा कि शायद वो अभी भी G8 में कहीं पर घूम रहे हैं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम G8। मैंने कई बार उनको उनके इनिशियल स्टेज पे, जब वो लाहौर के अंदर से नहीं खेले थे, तो ही यूज्ड टू प्ले इन दैट ग्राउंड G8 में। अगर आप में से कोई G8 रहता है तो यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे ये मशहूर थे हारिस टेपिए के नाम से, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और बड़े अच्छे बॉलर थे टेप बॉल के। सो बहरहाल क्या कहते हैं, उनको लगा कि अभी भी G8 के किसी ग्राउंड में मौजूद है और वो लड़के को एक अद लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुक्र करें वो कि वीडियो चूँकि कैप्चर हो रही थी, अगर वहाँ पर एक अद हाथ वो लगा देते उस लड़के को तो एक पुलिस केस बन जाना था उनके ऊपर। उनको किसी ने वहाँ पर ये नहीं देखना था कि वो हारिस रऊफ द ग्रेट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सो कॉल्ड जो हम कहते हैं, किसी ने ये नहीं देखना था। मतलब वो कोई ये G9 का थाना नहीं था या थाना अपारा नहीं था। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे जाके वो कहते हैं मैं हारिस रऊफ क्रिकेटर हूँ, तो वो कहते हैं आओ भाईजान बैठो, बोतल मंगाइए ताड़े लाई। तो ये वाला काम नहीं होना था वहाँ पे। उधर वो अगर कैप्चर हो जाता कि हारिस रऊफ ने पहले हाथ उठाया है, क्योंकि वहाँ पे रूल है कि मुंह से आप जो मर्जी बोलें, आपने हाथ नहीं लगाना है, मारना नहीं है किसी को। तो अगर वो कैप्चर हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी उनके लिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग वो हैं, जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद चूंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, आप ज़रूर इसके ऊपर बात करें। तो सिर्फ चूंकि मैं इतनी लंबी पोस्ट वैसे ही अब लिखने से गुरेज करता हूँ, दूसरा मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम मैंने घंटा डेढ़ इधर लगाना है, मैं कोई किताब पढ़ सकता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक मीडियम रेडियो का है, उसमें सारे एक टाइम पे सुन रहे होते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो हार को हार समझ के तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें जो है वो ये समझना चाहिए कि प्लेयर्स की फैमिलीज़ भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। जितने लोग ये बातें कर रहे हैं
अच्छा, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि वसीम बदामी ने भी अपना एक व्लॉग इस पे बनाया और वो ये कह रहे थे कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए और फैमिली के सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि उनके अपने ही प्रोग्राम में ज़रा आप देख लीजिए शोएब जट जब गुफ्तगू करते हैं, शोएब जट साहब तो वो क्या गुफ्तगू करते हैं, या बासित अली साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो क्या गुफ्तगू करते हैं, खुद वसीम बदामी साहब जब ट्रॉल करते हैं उनको तो वो किस तरह से करते हैं। लेकिन सिंस चूंकि वो एक अच्छी बात कहनी होती है, पॉपुलर ओपिनियन कहना होता है, तो वो लोग कहते हैं। लेकिन अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो दूसरा जाविया है जो कि अमूमी तौर पर लोग नहीं दिखाते या नहीं बात करते हैं। पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं किसी भी तौर पर जो एक मॉब अटैक है उसके अगेंस्ट हूँ, यानी कि जो मॉब मेंटालिटी है ना, मॉब मेंटालिटी ये होती है कि आप 15, 20, 25 बंदे, 4, 50 बंदे इकट्ठे करें और किसी पर हमला आवर हो जाए अकेले बंदे पे, चाहे वो गलत भी है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर वो गलत भी है तो आप उससे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि एक बंदा एक साइड पे और 50 बंदे उसके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, तो ये तो वैसी बड़ी बुज़दिलाना इकदाम है। लेकिन इस मॉब मेंटालिटी की नफी करते हुए जरा आप ये भी तो सोचिए कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको महीने का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 50 लाख रुपया मिलता है, यानी कि ये मैच खेलें या मैच ना खेलें, सीरीज हो या ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जो नेक्स्ट कमिंग मंथ है, यानी कि जो जुलाई का महीना है, जुलाई में कोई भी मैचेस नहीं है। पाकिस्तान की ना कोई सीरीज है, इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, मेरे ख्याल से जुलाई के एंड पे जाएगा या अगस्त के स्टार्ट में जाएगा। ना पाकिस्तान की कोई सीरीज है, ना पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में है, ना पाकिस्तान की अपनी कोई लीग हो रही है, तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही है। तो अब पूरा महीना क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन इनके अकाउंट में महीने के बाद 50 लाख रुपया चला जाएगा। उसके बाद ये जो स्पॉन्सर से पैसा कमा रहे हैं, जो मैच फीस है, जो मैन ऑफ द मैचेस हैं, वो पैसे अलग है। अब एक मैच ये हारे हैं जिनमें हारिस रऊफ ही मरकजी किरदार थे, यानी कि 3 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहां पर गलती इस साइड से हुई है और क्यों होते हैं इस तरह के वाकया। 12 रन दरकार हैं यूएसए के अगेंस्ट, और वो पिच है जहां पर एक बॉल पर सिंगल लेना भी मुश्किल है। वहां पर 3 बॉलों पे 12 रन, यानी कि 3 बॉलों पर 3 चौके या 2 छक्के और 1 चौका चाहिए। वहां पर भाईजान एक छक्का खाते हैं, एक सिंगल, एक डबल हो जाता है, और उसके बाद चौका खा जाते हैं। और चौका भी इस अंदाज में खाते हैं कि खुद ही पहले फील्डर ऊपर बुलाते हैं और बॉल वहां पे कराते हैं कि बैट्समैन फील्डर के ऊपर से चौका उसी जगह पर मार रहा है। ठीक हो गया। एक तो ये जहन में रखिए। उसके बाद अगला मैच आता है, 120 बॉलें चाहिए, 120 बॉल पर 120 रन चाहिए, जो कि आपसे नहीं बनते हैं। 120 यानी कि कोई 160, 170 नहीं है, 120 बॉल्स पर 120 रन आपको बनाने हैं। जबकि 12वें ओवर तक आप मैच जीत रहे हैं, उसके बाद आप एक बिल्कुल फ्लॉलेस शॉट्स खेलना शुरू करते हैं और मैच हार जाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आप कनाडा से मैच खेलते हैं, 106 रन का आपको टारगेट मिलता है। अगर आप 17 ओवर में वो मैच कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक चांस आ जाता है कि आपका रन रेट यूएसए से बेहतर हो जाएगा और आप आखिरी मैच जीत के आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप वो वाला टारगेट भी आखिरी ओवर्स में जाके पूरा करते हैं। उसके बाद आपका आयरलैंड से मैच होता है, बारिश होती है यूएसए और आयरलैंड के मैच में, और आप बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से। आखिरी मैच आपके पास होता है जिसमें डेड रबर मैच है, यानी कि आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है परेशान होने की, बाहर आप पहले हो चुके हैं। अबरार जिसको आप कैरी कर रहे हैं उसको आप खिलाते नहीं हैं, और आपको तकरीबन मेरा ख्याल से शायद 115 या 105-6 रन का टारगेट मिलता है। आपकी 55 रन पे तकरीबन कोई 5 या 6 विकेटें गिर जाती हैं, और वहां पे अगर बाबर थोड़ा स्टैंड ना लेते तो वो मैच भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो कि पिछले एक हफ्ते में आपका रहा है। जो क्रिकेटर्स हैं उनका एक हफ्ते में ये परफॉर्मेंस रही है। आप कहते हैं एक दफा आप चलें किस्मत से हार जाते हैं, 2 दफा हार जाते हैं, 3 दफा, 4 दफा आप हार गए। हारने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आप पहले राउंड से बाहर हो गए हैं, यूएसए जैसी टीम जो कि पहली दफा किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है, उसने आपको हरा दिया है, नॉकआउट कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं कि अपनी बेगम का हाथ थामे अमेरिका की गलियों में, सड़कों पर एंजॉय कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि जनाब मेरी एक जाती जिंदगी है, मेरा पैसा है, मैं जहां मर्जी एंजॉय करूं। बिल्कुल आपकी जाती जिंदगी है और आपका पैसा है, लेकिन ये पैसा आपको किस वजह से मिला है? ये पैसा आपको इसी वजह से मिला है कि ये कौम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर आपको महीने का 50 लाख रुपया दे रही है कुछ किए बिना, तो जब आपकी जरूरत होगी आप परफॉर्म करेंगे। चलें एक दफा नहीं होता, 2 दफा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली, यही हारिस रऊफ थे जिन्होंने, विराट कोहली 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए थे, विराट कोहली ने 2 छक्के मार के, ये T20 वर्ल्ड कप ही था, उसमें पाकिस्तान को हरा दिया था अगर आपको याद हो। तो मेरे नजदीक मैंने आपसे पहले ही कहा कि मॉब मेंटालिटी के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूं, लेकिन थोड़ी सी जरा ख्याल
जो है वो शर्म इनको भी करना चाहिए कि आपको पता है कि कौम परेशान है, कौम दुखी है, हालात कैसे हैं, मुल्की हालात कैसे हैं, और आप उन मुल्की हालात में इतने बुरे तरीके से हार के अमेरिका की सड़कों पर एंजॉय कर रहे हैं। बाबर आजम को देखा जाए तो ज़रा बाबर आजम के वालिद का आप इंस्टाग्राम खोल के देखें, वो अमेरिका घूम रहे हैं, उधर की पिक्चर्स डाल रहे हैं। सफ़ीर आजम जो उनके भाई हैं, उनका आप इंस्टाग्राम खोल के देखें, वो वहाँ अमेरिका एंजॉय कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी उनका पैसा है, तो अब बाबर आजम का ही कमाए हुए पैसे के थ्रू वो जा रहे हैं ना, वरना हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें बाबर आजम जो हैं वो अपने वालिद साहब के मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के ग्राउंड जा रहे होते हैं। ऐसा ही है, यानी कि बाबर आजम अगर खिलाड़ी ना बनता, अगर उसको इतना पैसा ना दिया जाता, तो ये अमेरिका छोड़ के मुरीद के भी नहीं थे जा सकते। सो अगर आप उसी क्रिकेट से कमाए हुए पैसे से उनका भाई, उनका बाप, उनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो अमेरिका घूम रहे हैं, तो ये कॉम एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक जनरल रिएक्शन है जो आना है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना कि आपने एक बंदे को दुखी किया और उसके बाद आप इंजॉय कर रहे हैं, तो जाहिर है उसका रिएक्शन आएगा। वो ये उसने यही कहा होगा कि यार कितने बेशर्म आदमी हो तुम, यहाँ पर बीवी के साथ एंजॉय करो, यही कहा होगा, इसके अलावा और क्या कह सकता है कोई। सो मेरे नज़दीक यकीनी तौर पर ये एक बहुत गलत चीज़ थी उस एक्सपेक्टेटर्स की जानिब से। मॉब मेंटालिटी गलत है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गलती, अगर आप मुझसे पूछे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी, तो ये हारिस रऊफ की थी। थोड़ा सा इनको अपनी मूवमेंट में, जब इस तरह के हालात हो, वाक़यात हों, अपनी मूवमेंट में उनको मोहतात रहना चाहिए। और इस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाते हुए इंडिया के मैं बहुत सारे चैनल्स देख रहा था जिन्होंने कहा कि हारिस रऊफ पर हमला कर दिया गया और पाकिस्तानी फैंस तो दरिंदे बन गए और फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई हमने कुछ भी नहीं किया। आपको याद होगा जब महेंद्र सिंह धोनी हारते थे तो आप उनके घर को आग लगा देते थे। अगर आपको नहीं याद तो जाएं यूट्यूब पर ज़रा सर्च करें, आपने क्या किया था उनके घर के साथ, महेंद्र सिंह धोनी के घर के साथ आपने क्या किया था, ज़रा आप जाएँ और सर्च करें। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और वहाँ पर जो बंदा मौजूद था, इनिशियल रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वो एक इंडियन क्रिकेट फैन था, लेकिन बहरहाल इंडियन था या पाकिस्तानी था, जो भी था, यहाँ पर गलती मैं कहूँगा हारिस रऊफ की। और हारिस रऊफ से ज़्यादा जो 600 बंदा साथ टीम के गया हुआ है, जो सीनियर मैनेजर भी हैं और मैनेजर भी हैं और टीम डायरेक्टर भी हैं, उनको चाहिए कि टीम को इस टाइम यूनाइट करके रखें और कहें कि जनाब अभी आप अपनी मूवमेंट ख्याल के साथ करें, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हैं, हालात तंग हैं, लोगों के मुल्की हालात से परेशान है, वैसे परेशान है। जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो फिर मसले होते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी आगे जीत जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है, बाकी मामला है, थोड़ा सा अच्छा खेलेगा। वो कहते हैं ना, सदा तो उजड़े नहीं रहना हमने, अच्छा खेलेगा तो जाहिर है पाकिस्तानी इसको भूल जाएंगे, फिर यही लोग होंगे जो आपसे प्यार भी करेंगे। सो ये जो आप अमेरिका घूम रहे हैं, ये इसी वजह से घूम रहे हैं कि आपको क्रिकेट बोर्ड ने पैसा इतना दिया है, और वो इसलिए दिया है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपने 3 बॉलों पे 12 रन खा जाने हैं तो फिर मुझे भेज दें, मुझे आप 50 लाख के बजाय 5 लाख रुपए दे दें, मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सो बहरहाल जी, बुरा वक्त अल्लाह किसी पर ना लाए। वो कहते हैं ना कि वक़्त द बेली हर कोई हुंदा ते शाला वक़्त ना कहावे डोले। वक़्त द बेली हर कोई हुंदा ते शाला वक़्त ना कहावे डोले। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाबर आजम पे चूंकि अभी एक बुरा वक्त चल रहा है और उनकी अपनी हरकतों की वजह से चल रहा है। वी ऑल आर अ बिग 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 फैन ऑफ बाबर आजम। हम खुद बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। मैं हमेशा ही कह चुका हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम की सूरत में हमें मिला। लेकिन वो कहता है ना कि या तो आप बीइंग अ हीरो स्टेज से उतर जाते हैं, या फिर आप इतनी देर स्टेज पे रहते हैं कि आप हीरो से विलन बन जाएं। बाबर आजम वो काम अब अपने साथ कर रहे हैं, अपनी जिद की वजह से या उनके आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से। बारकैफ ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद का एक सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 6 से 7 माह से बाबर आजम की तस्वीर लगी हुई थी। एक मशरूब बनाने वाली कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर थे और वहाँ पर उनकी तस्वीर पिछले 6 से 7 माह से आवेज़ान थी। बहुत बड़ी पिक्चर थी उनकी, यानी कि आप अगर इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे हो, उनकी जो मेन शाहराह है ब्लू एरिया, तो आपको पूरे ब्लू एरिया से वो पिक्चर नज़र आती थी। और इस पिक्चर को अभी तब्दील कर दिया गया है तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले। और ये भी नहीं है कि ब्रांड ने चेंज इसलिए कर दिया है कि ब्रांड का टाइम खत्म हो गया, उसकी जगह अब कोई और ब्रांड है। उसी ब्रांड ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो टिन है उसकी तस्वीर लगा दी, यानी कि बाबर आजम को सिर्फ रिमूव किया है, अपनी प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं। इसी तरह एक जो मोबाइल कनेक्शन की कंपनी है, वो अगर आप टीवी पे देखें तो इस टाइम पे सिर्फ आपको नसीम शाह जो है वो टीवी पर ऐड करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। जो बाबर आजम से रिलेटेड ऐड है वो आपको बहुत कम चलता हुआ नजर आएगा। सिंस चूंकि आई बिलोंग्स टू द मार्केट फील्ड, तो मैंने जब इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जाना, और मेरे एक दोस्त हैं जो कि मार्केटिंग को देखते हैं और इस तरह के एक चैनल है उनके, जो ऑन एयर राइट्स हैं वो भी उनके पास हैं।
कि कौन सा ऐड चलना है, कौन सा नहीं चलना है, कितने पैसों में चलना है। तो वो ऑन एयर टाइम उन्होंने खरीदा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। हमें इंस्ट्रक्शन ये है कि बाबर आजम जिस ऐड में है उसको कम चलाया जाए। ये कंपनी के ब्रांड के लिए, कंपनी की प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए अच्छा नहीं है। सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड चेंजेस। सो बाबर आजम, ये आपका बुरा टाइम है, अल्लाह ताला आपको इस बुरे टाइम से निकाले। वी ऑल आर विद यू। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को ये नहीं समझाएंगे कि यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन बट यू आर नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल, तो चीजें आपके लिए मजीद बुरी होती जाएंगी। चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं कि अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब वो गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त। वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। बाकी कप्तान ऐसा होना चाहिए कि एक ओवर में 6 रन रहते हों और वो डिफेंड कर जाए। कभी आए सोच, वो एक एक बॉल की स्ट्रेटेजी बनाए। जो मिले हैं और मैच भी किसी आम टीम के साथ या छोटी टीम के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ गालिबन मैच हो, वो कब किसी और 6 रन रहते हो और वो हार मारने के लिए तैयार ना हो। यही दुआ है, काश कोई ऐसा कैप्टन हो क्रिकेट में ठीक ही हुआ है, जो इस हद तक लड़ता हो सबर से अब मेरी सुलह है। कि एक ओवर में 6 रन चाहिए और वो 6 रन डिफेंड कर जाए अपने मुल्क के लिए। एक एक बॉल पर स्ट्रेटेजी बनाए, एक एक बॉल पर फील्ड चेंज करे जल चुके और बिलाखिर अपनी टीम को फतह से हमकनार करे। की कमी बस काश कोई हो ऐसा कप्तान, है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। आखिरी बॉल तक हार ना मानता हो। की कमी बस, किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त। वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। बदलते जाएंगे, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ये दुनिया रुकती है कहाँ, किसी के भी लिए, किसी के भी लिए। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर यार ये वाला जो पार्ट है ना, आई जस्ट लव दिस पार्ट। किसी के भी लिए। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक 1। कहा सुना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिमल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुगताई, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad, the martial mad, मेरा instinct animalistic, mad magician, yeah mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, बिल्कुल असली, लिखूं meticulously, love मेरे medicinal से, love किया मैंने कलम से, सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे बदलते दिखते हैं सबके, करते कब से, बातें पक्की, बातें कर। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अब जो लोग थोड़ा सा फील्ड में रहे हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। और अब तो चूंकि खवातीन भी घरों से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और बड़े अच्छा करती हैं, बहुत बेहतरीन करती हैं। जब तक हदूद कयूद में रहते हुए आप जो भी करें वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बल्कि मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, खातून को ज्यादा क्रेडिट है, बिकॉज उसने घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, और अगर वो दोनों चीजें मैनेज कर रही है तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। सो यू नो, जो आपका एक कप्तान होता है ना, जो आपका एक लीडर होता है, उसकी एक प्रेजेंस होती है। और प्रेजेंस इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्रिकेट, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिसको भी लीडर बनाए ना अपना, आप जिसको भी अपना कप्तान बनाए, ये जरूर देख लें कि उसकी एक प्रेजेंस है कि नहीं। जब वो उतर रहा है मैदान में तो क्या मुखालिफ उसकी चाल ढाल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं।
आप यकीन करें, व्हेन बाबर आजम टॉक्स, व्हेन बाबर आजम वॉक्स, वो चीज मिसिंग है उनमें। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ, इसको लाया जा सकता है, वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, उनकी ग्रूमिंग हो सकती है, वो सीख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो सीखना चाहें तो शायद कोई ऐसा कप्तान हो, काश कोई ऐसा कप्तान हो, जब वो मैदान में उतरे तो उसकी चाल ढाल, उसका एतमाद देखकर अगला बंदा कहे भाई हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, अगले का तो मूड ही और है। गुजर गए वो घर भी चल, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब गर्द उठे, जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त। वो कब किसी के लिए रुका है, झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है, सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। बदलते जाएंगे, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आप कभी नोट कर लें, आपका कोई बॉस हो जो कि आपकी कंपनी को चला रहा हो, आपकी कंपनी को आगे लेकर चल रहा हो, आप उसके मातहत काम कर रहे हो। कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं, वो एंटर होते हैं ना रूम में, बोर्ड रूम में, मीटिंग रूम में, तो इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ एंटर होते हैं। टाई कहीं जा रही होगी, बेल्ट कहीं जा रहा होगा, पैंट जो है वो पेट के नीचे बांधी होगी, पेट फुतक करके बाहर आ रहा होगा। मेरी सुलह है कि नहीं, मतलब मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, लेकिन होता है ऐसे। ठीक है, जूते साफ नहीं होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, और कफ जो है वो कोट के बाजुओं से भी बाहर निकले होंगे। आप बताओ क्या किया आज, मतलब इस तरह बात करेंगे, बंदा कहता है यार क्या है यार। तो मेरी जान दूसरी जानिब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई बॉस साफ जूते, बने हुए बाल, ट्रिम बियर्ड, पैंट कोट, समटाइम 3 पीस, वहाँ से अब गर्द उठे, रूम में इंटर होता है। एक धीमी सी खुशबू उसके परफ्यूम की पूरे कमरे को एक अरोमेटिक फील दे रही होती है। से अब गर्द उठे, वो चेयर पे बैठता है और वक्त की ऐसे करता है, एक पानी का घूंट पीता है वो और कहता है जी प्लीज गो अहेड। झुके ना सर फैले ना हाथ, You know, this is how it is, man. कभी कभी That's how you show the presence, यार। हुआ है, सबर से सबक अब ये जो लोग कभी बाहर गए हैं, काम किया है, तो मेरी बात को समझेंगे कि what I'm trying to say है। जो हुआ है, सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। बदलते जाएंगे, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ये दुनिया रुकती है कहाँ किसी के भी लिए, किसी के भी लिए। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी बाइट। मलिक साहब कह रहे हैं जी रोहित शर्मा जैसा कोई कप्तान नहीं है, एक एक बॉल की कैलकुलेशन चलती है। वेल हो सकता है आपको पसंद होगा, लेकिन मलिक साहब मुझे पर्सनली इंडिया का जो आखिरी कप्तान पसंद आया था, दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। अमेजिंग पर्सनालिटी मैन, अमेजिंग पर्सनालिटी। किसी के भी लिए, किसी अब जैसे मैं आपको बताऊं, विराट कोहली मुझे कितना पसंद है, कितना बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन कप्तान मजे का नहीं था, नहीं था मजे का कप्तान। वो फील्ड में उतरता था, वो चीज ही नहीं थी। एज अ बैट्समैन जब वो फील्ड पे उतरता है तो उसकी बात ही और होती है। किसी के भी लिए। एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी बाइट टेक 1। कहा सुना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर, गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिमल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुगताई कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give it bash at the rather the martial mad, मेरा instinct animalistic, mad magician, yeah mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, बिल्कुल असली, लिखूं meticulously, love मेरे medicinal से, love किया मैंने कलम से, सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे। खैर जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा एक वाकया जो कि बहुत ही दर्दनाक वाकया था, बड़ा सुर्दगी उसने फैलाई, ख़ास तौर पर हमारी जो टीम है FM 101 की टीम है। बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब लोग चले जाएं तो हम जो सबसे कम से कम कुछ कर सकते हैं वो ये करें कि अगर कोई एक अच्छी मेमोरी उनकी हमारे साथ है तो हम ज़रूर उसको शेयर करें। उसकी वजह ये होती है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ईमान है, कि जब लोग फौत हो जाते हैं, जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं। हम उनको नहीं देख पाते हैं, हमारी आंखों से वो ओझल हो जाते हैं, लेकिन वो हमें देखते हैं। जब तक
रोज़े क़यामत बर्पा नहीं होगी या हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। हर गुज़रते दिन के साथ हम उनके और करीब होते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त हों, आपके कोलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हों, वो आपको देख रहे होते हैं, वो आपको सुन रहे होते हैं। हम नहीं देख पाते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है कि हम उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकें, या हमारा विजुअल इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उनको देख सकें। अगर हम उनके बारे में अच्छी बात करते हैं, कोई एक अच्छी मेमोरी रिकॉल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी खुश होते होंगे। और उससे हट के जो उनके सोगवारान होते हैं, जो सोग मना रहे होते हैं उनका, चाहे फिर वो उनके रिलेटिव्स हों, उनके बच्चे हों, कोई भी शख्स हो जो कि उनसे जुड़ा हुआ है, जो अफसरदगी की हालत में है, उनके फैंस हों, उनके सुनने वाले हों, जब उनको ऐसा महसूस होता है कि यार ये एक अच्छी मेमोरी शेयर की जा रही है, तो उनको जो है उनको भी बेहतर महसूस होता है, वो भी, उनके भी दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आप सही सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं आरजे बिलाल की बात कर रहा हूँ, और ईद से 2 दिन पहले उनका इंतकाल नहीं हुआ। ईद से 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और इंतकाल उनका ईद वाले दिन हुआ, और ईद पे 3 बजे जनाजा था उनका। अब आप ये देखिए कि मेरा जैसा शख्स जो कि जिसका काम ही अल्फाजों से खेलना है, जिसका काम ही अल्फाज के मोतियों को लड़ी में पिरो कर आपके सामने रखना है, जब मैं इस तरह के टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ना शुरू हो जाता है। जब से एक तो खैर इमरान भाई वाला एक हादसा हमारे साथ हुआ है, एक सान्या हुआ है, इमरान अली मानी वाला, हम वैसे ही थोड़ा सा यकीन करें, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ये मैं अपनी पूरी टीम की फीलिंग्स आपको बता रहा हूँ, चाहे वो हमारे गजनफर भाई हों, मैम हों, प्रोड्यूसर्स हों, बाकी आरजेस हों, हम वैसे ही थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत मोहतात हो गए हैं एक दूसरे को लेके। फिर उसके बाद ये जब खबर हम तक पहुँची ईद से कोई 2 दिन पहले, मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझ तक ये खबर पहुंचाई कि यार ही यूज्ड टू वर्क इन FM 101। तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला बेहतरी का मामला करें इनके लिए। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद के दिन थे, गहमा गहमी थी। अपने तई मैंने कोशिश की कि जिनसे भी रब्ता किया जा सके, पता किया जा सके। बार कैफ दिल में यही दुआ थी कि एक्सीडेंट है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। जो इनिशियल पिक्चर आई उससे अंदाज़ा हो रहा था कि एक्सीडेंट जो है वो बहुत स्वेयर है। लेकिन उसके बाद ईद थी 2 दिन के बाद, और ईद को तकरीबन कोई 10-11 बजे ये न्यूज़ आई कि वो एक्सपायर हो गए हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, और ईद वाले दिन दोपहर 3 बजे उनका जनाजा है। मेरी बिलाल के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी है, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ आई टोटली अंडरस्टैंड। और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव कि बिलाल इस वक्त सुन रहा होगा, मैं देख रहा होगा। हुआ कुछ यूँ था कि बिलाल वैसे गालिबन शायद उम्र में मुझसे बड़े थे, और रेडियो भी उन्होंने मुझसे पहले ज्वाइन किया था, बिकॉज़ अरसलान भाई उस दिन मेरे साथ पैनल पर थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो थे तो तब भी बिलाल थे। तो अरसलान भाई तो 2010-11 में थे, तो अगर बिलाल उस टाइम पे थे तो ऑब्वियसली मेरे से 1-2 साल पहले बिलाल ने रेडियो ज्वाइन किया होगा। ऑल दो कि वो मुझसे पुराना था रेडियो में, ऑल दो कि वो मुझसे पुराना था उम्र में, बड़ा था मेरे से उम्र में, मैं छोटा था उससे, लेकिन जब भी कभी मैं अचानक उनके सामने आया तो हमेशा वो ज़िशान भाई कहते थे, हमेशा ज़िशान भाई कहते थे। समटाइम होता है ना कि आपका एक ऐसा इमेज डेवलप हो जाता है, या आपका एक ऐसा ऑरा डेवलप हो जाता है। मेरी अमूमी तौर पर उनसे मुलाकात होती थी इवेंट्स में ऐसे मुलाकात होती थी कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बिलाल करियोके पे बहुत अच्छा गाते थे। करियोके का आपको पता है ना, वो म्यूज़िक जिसमें गाने का सिर्फ म्यूज़िक होता है, लिरिक्स नहीं होते हैं। तो आप म्यूज़िक लगाते हैं और फिर जब बोल की बारी आती है तो आप खुद माइक में गाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होता है कि जैसे आप गा रहे हैं, मतलब आप ही गा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि आप ऑर्केस्ट्रा के साथ गा रहे हैं। मतलब साउंड वगैरह इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चल रहा होता है और आप गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना आसान है, क्यों? क्योंकि आप अपने अंदाज में कहीं पर लय छोड़ जाएं, ताल छोड़ जाएं, तो आप कवर कर लेते हैं, या वो आप इशारा कर देते हैं तो म्यूज़िक वो स्लो कर देता है, दोबारा से इंस्ट्रूमेंट बजा देता है, बीट आपको दोबारा दे देता है। लेकिन जो करियोके है ना, उस पर गाना मुश्किल इसलिए क्योंकि वो बीट निकल गई तो निकल गई, उसके बाद वो वापस नहीं आती, आपको उसी में एडजस्ट करना होता है, एक एक नोट आपने टाइम पे लेना होता है।
सो मेरी जो पहली मेमोरी बिलाल के साथ है वो ये है कि हम जो है यूनिवर्सिटी थी, अब ये मेरे एग्जैक्ट ज़हन में नहीं है कि आया दैट वाज इकरा यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी, लेकिन इन दोनों में से ही कोई यूनिवर्सिटी थी या बहरिया थी। मैं अब इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा या नमल, इन तीनों में से कोई एक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पर एक इवेंट था और चूंकि आई होस्ट द इवेंट तो मैं वहाँ पर गया। अब हुआ ये कि जो मेन सिंगर था उसने परफॉर्म करना था और मेन सिंगर से पहले 2-3 सिंगर्स ने परफॉर्मेंस देनी थी, एक डीजे भी था, और उन्हीं जो पहले 2-3 सिंगर्स हैं उन्हीं में से एक सिंगर बिलाल भी था। और मैं उससे पहले बिलाल को नहीं जानता था, मेरी मुलाकात बिलाल से नहीं थी, कभी मेरी जो है वो उस तरह गुफ्तगू नहीं हुई बिलाल से। मेरा वैसे भी इवन अभी 101 की भी अगर हम बात करें, जो करंटली प्रेजेंटर्स भी हैं, जब हमारे कंबाइंड शोज होते हैं तो मेरी उनसे बात होती है, मेरी मुलाकात उनसे होती है, या कभी बाहर मुलाकात हो जाए तो हो जाए। मेरी नेचर शायद ऐसी है या मेरा लाइन ऑफ वर्क ऐसा है कि मेरी मुलाकात बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि कोई गरूर की वजह से या कोई मैं जानबूझ के नहीं मिलता, लेकिन शायद मेरा लाइन ऑफ वर्क ऐसा है कि मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ, अपना काम क्रिएट करने में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरी नहीं होती है मुलाकात। सो बार कैफ उससे पहले मुझे नहीं पता था कि बिलाल 101 कर चुके हैं या नहीं कर चुके। सो हुआ ये कि वो जो मेन सिंगर था उसने कहा कि जी मैं बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ तो मैं परफॉर्म पहले करूँगा। तो मुझे बैक एंड पे स्टेज वालों ने कहा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मुझे फीड किया कि आप बाकी सिंगर्स को छोड़ें, फिलहाल उनका अनाउंस कर दें कि वो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। अब जैसे ही उन्होंने मेरे कान में फीड किया तो मैंने कहा यार पहले 3-4 सिंगर्स हैं उन्होंने जो परफॉर्म करना, उन्होंने कहा जी उनको हम बाद में करवा देंगे क्योंकि वो बाहर हैं तो हम उनको करेंगे। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने उनको अनाउंस कर दिया। अब हुआ ये कि वो जो मेन सिंगर थे, हमें अंदाज़ा ये हुआ, समटाइम लोग ऐसा करते भी हैं कि वो आना उन्हें लेट होता है लेकिन अनाउंसमेंट पहले करवा देते हैं ताकि वो एक क्रिएट हो जाए, एक बज़ क्रिएट हो जाए, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं अक्सर अभी भी जब भी कहीं परफॉर्म करने जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यार आपने अगर 6 बजे मुझे स्टेज पर भेजना है तो मुझे 6 का ही टाइम देना, क्योंकि मैं 6 बजे पहुँच जाऊँगा। अगर आपने 7 बजे इवेंट स्टार्ट करना है तो मुझे 7 का टाइम देना, मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं फैशनेबली लेट नहीं होता, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। और इसी वजह से मुझे बहुत सारा काम, शायद मुझे टैलेंटेड होने की वजह से नहीं, इस तरह का एटीट्यूड रखने की वजह से मिला है कि लोगों को पता है कि ये परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। बहरहाल मैंने अनाउंस कर दिया। अब वहाँ से वो भी नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि वो टाइम भी गुजर गया जिसमें 2-3 सिंगर्स ने परफॉर्म करना था। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि वो टाइम भी गुजर गया जिसमें 2-3 मेन सिंगर जो फ्रंट के थे, ओपनिंग जिन्होंने करनी थी, वो भी टाइम गुजर गया। और जो मेन सिंगर का टाइम है अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। तो हुआ ये कि अब वो एक पैनिक क्रिएट हो गया। अब मैं स्टेज के ऊपर हूँ, मैं क्राउड संभाल रहा हूँ, क्राउड जो है वो हूट कर रहा है। आपको पता है जैसे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं, हम तो टिकट लेकर आए हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बॉटल्स हैं, और मतलब खैर मैं स्टेज के ऊपर हूँ, क्राउड संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। और दे वर वेरी नाइस। मैं जब स्टेज पे गया, गुफ्तगू उनसे शुरू की, सो यू नो उनके साथ कुछ स्टेज से गेम्स वगैरह खेलनी शुरू की, कुछ उनके साथ गपशप करनी शुरू की, तो क्राउड कंट्रोल होना शुरू हो गया। हमें इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं और ये सबसे मुश्किल लम्हा होता है जब आपके सामने 5-10 हज़ार बंदा और आपने उसको कंट्रोल करना हो। आपके एक इशारे पे वो सारे का सारा जो सिस्टम वहाँ पे लगा होता है, जिसकी मालियत 15-20-25 लाख होती है, वो तोड़ सकता है और आप किसी को नहीं पकड़ सकते। मतलब अगर 5-6 हज़ार बंदे में से अगर किसी ने तोड़ दिया तो आप किसको पकड़ेंगे कि किसने तोड़ा। सो बार कैफ ऐसा होते हुए इतने में मुझे ये सुनाई ये दिया कि बैक एंड पे बिलाल की गुफ्तगू चल रही है ऑर्गेनाइजर के साथ, और गुफ्तगू उसकी ये चल रही है कि यार आप लोगों ने ज्यादती की, हमारा टाइम था, हमें एटलीस्ट आप परफॉर्म करने देते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। अब ऑर्गेनाइजर उसको ये कह रहा है कि भाई ठीक है वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, लेकिन क्राउड चूंकि अब मेन सिंगर के इंतजार में है, और अगर अब हम आपको भेजेंगे तो शायद उनको ये लगेगा कि हम पहले झूठ बोलते रहे और मेन सिंगर जो है वो आ नहीं रहा या कोई मसला हो गया, तो दैट्स वाई अब आपको हमने गाने के लिए भेज दिया और आप गाएंगे तो फिर जाहिर है उस लेवल का जैसे आप समझ रहे हैं ना कि एक मेन सिंगर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग आतिफ असलम का इंतजार कर रहे हैं और मैं गाने चला जाऊं तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वो आप समझते हैं ना। सो बिलाल ने उस टाइम पे कहा कि यार आप इसकी फिक्र छोड़ दें, आप एक दफा मुझे स्टेज पर जाने दें, क्राउड भूल जाएगा कि मेरे बाद भी किसी ने आना है कि नहीं आना। ये एग्जैक्ट उसके अल्फाज थे। अच्छा, जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बैक एंड पे गया, मैंने ऑर्गेनाइजर को कहा कि यार जब तक सिंगर नहीं आ रहा तब तक लेट देम सिंग, इनको गाने दें ताकि कम से कम चलो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक गाना भी गाते हैं, सिंगर आ गया तो इनको रोक देंगे, वो अगला जो मेन सिंगर है आप उसको स्टेज पे चढ़ा दीजिएगा। खैर उन्होंने कहा जी
कर करा के बात हो गई, हाँ जी चलें ठीक है। उसने करियोके दिया। मैंने उस टाइम पे बिलाल की मेरे से पहली दफ़ा जो मेरी ज़िंदगी में बिलाल से गुफ्तगू हुई, मुझे आज भी याद है। उसने ये कहा था कि ज़ीशान भाई मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ इनके साथ। सो हम भी जैसे एक रस्मन कह देते हैं कि हाँ हाँ वेरी वेल डन यार, इंशाल्लाह कोई नहीं, बेफिक्र हो जाओ, जाओ रॉक कर दो। मुझे आज भी याद है कि उसने कौन सा गाना गाया था। उसने अफगान जलेबी का करियोके, वो अफगान जलेबी माश, ये वाला जो गाना है उसका करियोके उसने डीजे को दिया कि आप इसका म्यूजिक प्ले करें, और उसने इस म्यूजिक के ऊपर गाना गाया था, यानी कि खुद गाया था और पीछे उसका करियोके चल रहा था। यार आप यकीन करें लिसनर्स, आप यकीन करें, ये मैं ऑन ऑथ ये बात कर रहा हूं कि उस लड़के ने कोई आधा पौना घंटा परफॉर्म किया होगा और क्राउड इस तरह नाच रहा था, इस तरह नाच रहा था कि मुझे नहीं याद पड़ता कि उस 40 से 45 मिनट में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कि आराम से खड़ा हुआ होगा, या जो बोर हो रहा होगा, या जो इस इंतजार में होगा कि कब ये बिलाल उतरे और उसके बाद मेन सिंगर आए। मुझे नहीं याद पड़ता। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हुआ यही था कि जब वो स्टेज पर गए तो वही हुआ जो हम सोच रहे थे। क्राउड ने हूट करना शुरू किया कि ओए झूठ बोल रहे थे, नया कब आएगा, वो हमारा मेन सिंगर कब है, उसका नाम ले रहे थे कि वो कब आएगा, झूठ बोल रहे हो, टिकट वापस करो। ये आपको पता है, चूंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे, चूंकि उनके साथ उनकी फीमेल्स दोस्त होती हैं, तो वो उनको भी जरा थोड़ा सा दिखा रहे होते हैं कि हम कितने शपाटर हैं। हालांकि एक लगे तो उनको दोबारा सांस ना आए। मैं आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं माजरत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि वो यकीन करें, वो बंदा एक रखे उनको तो वो उनको समझ भी ना आए कि दिन है कि रात है, लेकिन वो चूंकि साथ उनके फीमेल्स होती हैं तो उनके सामने शपाटर बन रहे होते हैं। सो बहरहाल वो जब गया तो क्राउड ने हूट किया। उसने वहां पर एक तान छेड़ी, जैसे नुसरत साहब सरगम किया करते ना, सारा गामा मापा, ऐसे जैसे वो सरगम होती है। तो एस तो डाडा दुख ना कोई यार ना विछड़े, किसे दा प्यार ना विछड़े, ये सॉन्ग जो है उसने स्टार्ट किया और सरगम के साथ किया। यार उस लड़के ने जैसे ही सरगम छिड़ी, जितने भी लोग बोल रहे थे ना, ओए मेन सिंगर लाओ, ये करो वो करो, इसको हटाओ, ऐसे करो वैसे करो, वो एकदम खामोश हो गए, जैसे किसी पे जादू नहीं हो जाता। ये मैंने खुद देखा, ये मैं खुद इसका गवाह हूँ। और ये मैं चाहता था जब ये आई रियली विश कि मैं कभी स्टूडियोज उनके साथ शेयर करता, तो मैं उनके सामने बैठ कर ये बात करता। मुझे बड़ा अच्छा लगता। अभी उस दिन अरसलान भाई के साथ मेरा एक प्रोग्राम हुआ, तो मैंने अरसलान भाई के साथ बैठकर वो सारी चीज़ें शेयर की जो उनके स्टार्टिंग के एक दौर में मेरा एक वाकया उनके साथ था। तो बड़े खुश हुए कि यार आपको अभी तक याद है। उनको याद नहीं था, मुझे याद था, क्योंकि जो ज़र्फ वाले लोग होते हैं अपने मौसनों को भूलते नहीं हैं। तो कभी बिलाल अगर बैठता, कभी हमें मौका मिलता, तो मैं ज़रूर ये बात उसके साथ करता। बहरहाल जब उसने सुर छेड़ा, वो ताल छेड़ी, तो जितने लोग वहां पर मौजूद थे वो एकदम खामोश हो गए, जैसे सबको सांप सूख गया हो कि यार ये क्या कर दिया इसने। उसने वो गाना गाया, वो एस तो डाडा दुख ना खोई यार ना बिछड़े, वो गाना ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद उसने फिर वो अफगान जलेबी पे परफॉर्म किया। उसके बाद फिर वो 3 से 4 5 गाने उसने किए अंदर। फिर उसके बाद वो जो मेन सिंगर था वो आया, उसको एंजॉय किया। लेकिन ट्रस्ट मी, जब इवेंट ख़त्म हुआ, हम लोग ऑफ स्टेज हुए, मैं, बिलाल, 1-2 सिंगर और थे और वो जो मेन सिंगर, जब हम ऑफ द स्टेज आए, स्टेज से उतरे, तो वो जो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां थे, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का बिलाल के पास आ रहा था और कहते यार आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और हकीकतन मैंने उस दिन देखा था कि आसान नहीं होता है कि 7-8 हज़ार बंदा आपके सामने खड़ा है और उसको तकरीबन आपने 2-2.5 घंटे से लारा दिया हुआ है किसी सिंगर का, और वो बिफरा हुआ है और एकदम आप किसी और सिंगर को उसके सामने भेज दें तो वो तो उसकी बोटी बोटी कर देता है। लोगों को ये बहुत आसान लगता है, ये बहुत आसान लगता है लोगों को। आप यकीन करें, सम टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है कि अब मेरी जान को ख़तरा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। यूट्यूब पे शायद वीडियोस पड़ी भी होंगी। आसिम अजहर का एक कॉन्सर्ट था, उसमें कोई 15-20 हज़ार बंदा था और इसी तरह हुआ था कि वो स्टेज के इतने करीब आ गए थे कि बीच में ज़ाहिर है फिर ऐसे लड़के होते हैं जो गलत हरकतों से इगनात कर रहे होते हैं, तो वो आप जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो आपको भी आड़े हाथों ले रहे होते हैं। समझ रहे हैं क्या? वो आपको ऐसा लग रहा है, वो उनको पता होता है कि वो तादाद में ज़्यादा हैं तो आपसे बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, आप पलट के बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, फिर इस तरह की चीज़ होती है। तो ये काम आसान नहीं होता है। तो खैर, बिलाल जब गए परफॉर्म करने, और मैंने उस दिन देखा था कि यार किसी लड़के ने बड़े एतमाद के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो है उस चीज़ को फेस किया, और ना सिर्फ फेस किया बल्कि बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। तो यकीनन बिलाल अभी हमें सुन रहा होगा, देख रहा होगा। बिलाल, थैंक यू सो मच यार फॉर सेविंग द डे एट दैट डे। हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर कभी ना कभी तो हमने मिलना है, ज़रूर मिलेंगे। और आई रियली विश, आई रियली होप एंड आई रियली प्रे कि जितना आर्टिस्ट अपने सुनने वालों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए करता है,
काश ऑडियंस को इसका 1-2% पता हो कि वो किस कर्ब से गुजर के आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। लोग देखते हैं कि पैसे मिल रहे हैं, लोग देखते हैं कि ग्लैमर है, लोग देखते हैं कि आसाइशें हैं, तारीफें हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पेन है वो बड़ा अनबेरेबल होता है। उसके बाद खैर मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं पे, तो एक वॉइस नोट मुझे मिला। आपको पता है कि हमारे जो एक आरजे हैं, आरजे शान अवान, वो हज पर गए हुए हैं और उन्हीं का प्रोग्राम बैकअप पे मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ जब तक वो वापस नहीं आते हैं। यानी कि ट्यूसडे को प्रोग्राम उनका होता है ना, एवरी ट्यूसडे ही यूज्ड टू डू 101 इंटरनेशनल, लेकिन चूँकि वो हज पर हैं माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे तो उस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है। तो ज़ाहिर है वो हज पर गए हुए थे तो बिज़ी होंगे, शायद देखा नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, कुछ ऐसे मामलात होंगे। तो खैर उन्होंने ईद के बाद फ्री होकर हज से और ईद के बाद अपना मोबाइल वगैरह देखा तो बिलाल का एक वॉइस नोट था जो उनके पास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने वो वॉइस नोट हमारे साथ शेयर किया एंड आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम। मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, कहीं पर जा रहा था। अब यकीन जाने कि मैंने वो वॉइस नोट सुना, लिटरली मैं जहाँ पर जा रहा था मैंने लिटरली अपने सफ़र को रोका और 15-20 मिनट में यही सोचता रहा कि जब ये वॉइस नोट भेज रहा होगा बिलाल, यार इसको पता होगा कि ये वॉइस नोट किसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा इस खबर के साथ कि बिलाल अब हमारे दरमियान नहीं है। और एक और चीज जिंदगी में याद रखिएगा, वो तमाम तर लोग जिनको लगता है कि मर्द की अल्टीमेट ख्वाहिश ये होती है कि वो अमीर हो जाए, पैसा कमा ले, उस पैसे के बाद फिर अय्याशी करता फिरे। बिलाल ने, जो हमारे शान भाई जो गए हुए हैं हज पर, उनको एक वॉइस नोट भेजा। उस वॉइस नोट पे उन्होंने किसी चीज की दुआ करने के लिए कही। वो किस चीज की दुआ थी जरा सुनिएगा। देखें लाजमी दुआ, सर जैसे ही काबतुल्लाह को देखें लाजमी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरी वाइफ के लिए। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, आसानियां फरमाए हमारे लिए। सर जैसे ही काबतुल्लाह को देखें लाजमी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरी वाइफ के लिए। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, आसानियां फरमाए हमारे लिए। सर जैसे ही काबतुल्लाह को देखें दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरे वाइफ के लिए, अल्लाह ताला हम पे आसानियां फरमाए। मर्द सारी जिंदगी बच्चे को जहन में रखता है, औरत 9 माह का वो अरसा जो एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह का बनाया हुआ है, उस अमल से गुजरते हुए एक बच्चे को दुनिया में लाती है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत मुश्किल तरीन मरहला है ये। लेकिन माँ शायद उस 9 माह के दौरान उस अजियत को बर्दाश्त करती है या उस जिम्मेदारी को बर्दाश्त करती है, बाप उसको सारी जिंदगी जहन में रखता है। खैर अल्लाह ताला बिलाल को गरीक रहमत में जगह दे, उसकी बच्ची को बेहतरीन जिंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे। और दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब से इमरान भाई वाला एपिसोड हुआ है उसके बाद हम सब लोग, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एक दूसरे को लेकर हम बड़े मोहतात हो गए हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, ज़रा गले लगा लेते हैं, 1-2 मिनट गले लगाए रखते हैं, एक दूसरे को देख लें कि कुछ जख्म लगा हुआ है तो हम पूछते हैं क्या हुआ, खैरियत है, ठीक हो। उसकी वजह ये नहीं है कि हम सिर्फ एक कहने की हद तक, उसकी रीज़न है कि हम लोगों का टाइम इतना गुजरता है ना। हम ईद पे आप देखें कि आप लोग अपनों के साथ ईद मनाते हैं, हम आपस में ईद मना रहे होते हैं। बहरहाल दैट वाज द मेमोरी। मैं चाहता था कि मैं इसको ज़रूर शेयर करूं अपने रेडियो शो में, ताकि अगर बिलाल के फ़ैन सुन रहे हैं तो बिलाल के फ़ैंस को बेहतर लगे, अच्छा लगे। बिलाल खुद सुन रहा होगा, यकीनी तौर पर हमें देख रहा होगा, बिलाल खुश हो। एंड देन फिर उसके बाद फिर 1-2 मुलाकातें और मेरी रहीं बिलाल से। उसके बाद हेलो हाय हो गई थी तो हम पहचान लेते थे एक दूसरे को। और फिर मुझे इवेंचुअली पता चला कि बिलाल भी 101 पे प्रोग्राम करता रहा। खैर जी,
काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते, चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। अच्छा, लोग भी ना बहुत मासूम होते हैं, आप लोग भी बहुत मासूम हैं। ये जब वाकया पेश आया बिलाल का, जाहिर है फेसबुक का दौर है, वो खबर फैल गई, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और मैसेजेस कुछ इस तरह के थे। खैर मैं पढ़ के मुस्कुराया भी और हैरान भी हो रहा था कि शायद मासूमियत ही होगी लोगों की, लेकिन मैसेजेस कुछ इस तरह के थे कि ज़ीशान भाई FM 101 के आरजेस एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हम आपको नहीं खोना चाहते। मैं बहुत हैरान हुआ और मैं बड़ा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका रिप्लाई क्या दूं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप दुआ किया करें। और पता नहीं ये किस तरह वो होता है ना कि समटाइम किसी के खाते में होती है ये चीज़, या किसी के नसीब में होती है ये चीज़, या किसी से अल्लाह ने करवानी होती है ये चीज़। इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह का सेगमेंट भी इवन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन करें, मैंने पिछले 10-15 मिनट और अभी ये वॉइस नोट सुनने के बाद जो मेरी कैफियत है, मेरे से मज़ीद गुफ्तगू करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन इवन इमरान भाई की डेथ के फ़ौरन बाद भी जब प्रोग्राम, आई थिंक माय शो वाज द फर्स्ट वन जिसमें मैंने ब्रेक किया था कि इमरान भाई इज़ नो मोर, हम ये कम से कम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एक इदारे को, एक चैनल को या हमें कुछ मेमोरीज दी हों। कम से कम इतना तो हक उनका बनता कि हम उनके बारे में एक अच्छी मेमोरी जो है वो इसी माइक्रोफोन से ऑन एयर करें। फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या ना हो, ज़ीशानियंस से बुलाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम साथ हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना, हमें प्यार से बुलाना। हमको याद रखना, कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। दिल जो आंगन में थी फूल वो लाती होगी, चुनते तो होगे कलियां, हम नहीं हैं तो फिर भी महफिलें सजती होंगी, सुनी न होंगी गलियां, ऐसे में थोड़ी सी आंखें भर लाना, काश हम जुदा न होते, कभी अलविदा न कहते, चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना। लीजिए जनाब, गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक पे जिसका आपको इंतजार था।
मिलने के नहीं नायाब हम, मिलने के नहीं नायाब। अच्छा जनाब, बात कुछ ये है कि सिंस चूँकि कल उस वीडियो के बाद आप लोगों को शायद ऐसा लगा कि मैं आपको आकर ये बताऊंगा कि ये फ़लाँ तारीख को मैं निकाह के बंधन में बंध रहा हूँ, तो आप सबको इनविटेशन है, आप आ जाइए। आपने शायद ऐसा महसूस किया, मैं ग्रुप में देख रहा था तो मैंने फिर उस टाइम पर ये चाहा नहीं कि मैं आप लोगों का फ़न ख़राब करूं, तो मैंने कहा चलो अभी खुश हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करने दें। तो वो बिल्कुल भी ये बात नहीं थी, वो इस तरह से गुफ्तगू नहीं की गई थी। वो बात ये थी कि मैं आपको बताऊंगा अबाउट माई मैरिज, और माई मैरिज से मुराद ये है कि चूँकि उससे मिलता जुलता एक मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर जिसके ऊपर मैंने सेगमेंट बनाना था, तो वो आई वॉज ड्राइविंग, तो वो मेरे जहन में आया एंड देन फिर मैंने उस वे में वो बात कही कि आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट माई मैरिज, सो आई सेड आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन वो शायद फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट में वो इस तरह कन्वे हो गया कि आपको शायद ये ऐसा लगा। तो एक तो आपको बिल्कुल सही लगा कि कभी अगर ऐसा होगा तो मैं खुद आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरा जो गुफ्तगू थी वो कुछ ये थी कि हमारे यहाँ जब भी, अब जितनी भी फीमेल्स ख़ास तौर पे सुन रही हैं ना, आप लोगों ने ज़रा गौर से सुननी है मेरी बात। आगे 5-10 मिनट ही, इतना बड़ा सेगमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ 5-10 मिनट है, उसके बाद फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके ऊपर भी बात करनी है। जब भी मैंने प्रोग्राम किया है, जब भी मुझसे किसी ने पूछा है कि किस तरह के शख्स के साथ शादी की जाए, फीमेल ने स्पेसिफिकली, तो मैंने उसको यही कहा है, रेडियो पर हो, ऑफ द रेडियो हो, कि कोशिश करें किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करें, एक तो जो बहादुर हो और दूसरा जो अपने फैसलों में आज़ाद हो। अपने फैसलों में से आज़ाद से मुराद ये है कि अगर आपको कोई चीज़ उसने लेकर देनी है तो वो अभी इस इंतज़ार में ना हो कि अब्बू पैसे देंगे तो वो आपको लेकर देगा, या भाई, बड़ा भाई पैसे भेजेगा बाहर से तो वो आप खरीदेंगे और फिर वो आपको लेके देगा, या अगर उसने आपको आपके वालिदैन के घर लेके जाना है तो फलां इजाज़त देगा तो फिर आपको वो लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि वो आपको लेकर आपकी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी को लेकर फैसला करने में आज़ाद हो, उसकी एक अपनी से हो, उसकी एक अपनी अथॉरिटी हो। और ये सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी शख्स से पूछेंगे, आप अपने वाले साहब से भी पूछेंगे, आप माशाल्लाह बच्चियां मुझे सुन रही हैं इस वक्त, और इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ये हमने इसको हवा बना दिया, इस टॉपिक को स्टीरियोटाइप कर दिया, इस टॉपिक को, जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में जन्म ले रही हैं। अगर वालिद अपनी बच्ची से गुफ्तगू करे या बच्ची अपने वाले से गुफ्तगू करे तो किसी को क्या ज़रूरत है कि बाहर जाकर किसी पराये बंदे से इस तरह की गुफ्तगू करे और फिर वो उसको मैनिपुलेट करे आगे से। बार कैफ, आप अपने वाले से भी बात करेंगे ना, बच्चियां सुन रही हैं। आजकल तो थोड़ा सा कह लें कि सख्ती उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे दौर में, मेरा ख्याल से हम आखिरी जनरेशन है कि जिनकी वालिद साहब के साथ थोड़ी सी सख्ती वाला मामला होता था। अब तो दोस्त यार बन गया, अब तो पापा भी नहीं कहते, अब तो यार पापा कहते हैं। तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, अनटिल अनलेस आप उनका दिल नहीं दुखा रहे हैं, उनसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं तो बुराई नहीं है। आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हाँ यार, शादी के लिए मेरा बच्चा ऐसा बंदा, ऐसा मर्द देखना जो अपने फैसलों में आजाद हो। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है। एक तो प्रॉज होता है ना, हर चीज के प्रॉज और कॉन्स होते हैं। प्रॉज तो उसका ये है, पॉजिटिव पॉइंट तो उसका ये है कि वो अपने फैसलों में आजाद हो। आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया जो अपने फैसलों में आजाद है, सेल्फ मेड है, उसने अपने मामलात वो खुद देख रहा है, छोटे लेवल पे देख रहा है, बड़े लेवल पे देख रहा है, छोटी गाड़ी चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, छोटे घर में है, बड़े घर में, वो खुद मैनेज कर रहा है उसको। ये तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, आपको मिल गया, आपने कहा चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन उसको चूज करने से पहले एक ख्याल रखना अपने जहन में, जो शख्स अपने फैसलों में आजाद होगा वो अपने और आपके मुतल्लिक फैसलों में भी आजाद होगा। थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, मैं इसको ओपन अप करता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई खातून है, वो बाहर जॉब करती है। उस शख्स को लगता है कि ड्यूरिंग जॉब या जब वो उसकी वाइफ बाहर जा रही है तो ये कोई एक ऐसी हरकत है जो कि उसको लगता है ठीक नहीं है। वो बंदा आपको स्नब करेगा, वो बंदा आपको रोकेगा, उससे वो बंदा उस पर बात करेगा, वो बंदा उस पर समझाएगा आपको, वो बंदा करने से आपको रोकेगा।
हाँ, अब वो बंदा नहीं रोकेगा जिसकी अपनी से ही नहीं है। से मुराद ये है कि आप अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, या अपने खाने के अलावा आप उसको भी पाल रही हैं, फिर वो कहेगा यार चलो मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, बाहर जा रही है, पैसे ला रही है, खुद भी इंजॉय कर रही है, मुझे भी करवा रही है, चलो लेट इट बी, जैसे हो रहा है चल रहा है। तो लेकिन वो शख्स आपके लिए फिर दूसरी साइड से जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा, वो आप अंदर से मर जाएंगे ऐसे शख्स के साथ निकाह करके। लेकिन अगर आपको एक सेल्फ मेड आदमी चाहिए तो ये याद रखिएगा, उसका फिर एक हिस्सा ये भी होगा, उसकी एक तस्वीर ये भी होगी कि वो उतना ही अथॉरिटेटिव आपके हवाले से भी होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई फायदा नहीं है, उसको कोई लालच नहीं। चले फायदा एक अलग चीज है, उसको कोई लालच नहीं है आपके पैसे से। सो इसलिए अगर उसको ऐसा महसूस होगा कि आपके किसी अमल से वो मुतासिर हो रहा है या आपका और उसका रिश्ता मुतासिर हो रहा है, तो वो आपको रोकेगा, वो आपसे सवाल करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और आपको उससे बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों है। आप उसको ये नहीं कह सकते भाई आई डोंट केयर, आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। वो ये चीज नहीं एग्री करेगा, वो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ मेड आदमी है, उसने जिंदगी का हर मरहला अपने बलबूते पर तय करते करते वो यहां तक पहुंचा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब प्रॉब्लम ये है कि लड़की पलट कर आगे से कहेगी कि अगर आप सेल्फ मेड हैं तो मैं भी सेल्फ मेड हूं। यहां पर एक हद है जो मेरी आपकी किसी और की बनाई हुई नहीं है, खुदा की बनाई हुई है। यहां पर अब आप उसको ब्रीच करेंगे। हाँ, रोजे क़यामत आप अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे, अल्लाह को कहिएगा अल्लाह आपने ये रूल क्यों बनाए, अल्लाह आपको उसका आंसर करे ना करें वो अलग बात है। इस दुनिया में रहते हुए आपको वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है जो आपको अल्लाह ने दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत सारी चीजों के ऊपर अल्लाह ने मर्द को फौकियत दे दी, क्योंकि खुदा ताला जानते हैं कि कहीं ना कहीं हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान लड़ाई का बाइस बनते हैं। मैं आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में बताऊंगा। आप एक नफली रोजा रखना चाहती हैं, रोजा अल्लाह के लिए रखा जा रहा है, रखना आपने है, भूखा प्यासा आपने रहना है, प्यास बर्दाश्त करनी है तो आपने, भूख बर्दाश्त करनी है तो आपने, रखना अल्लाह के लिए, सवाब अल्लाह ने आपको देना है, इसमें आपके खामंद का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि अगर नफली रोजा रखना है तो पहले खामंद से पूछ लेना। मैं आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूं, इसकी कोई वजह होगी ना, इसकी कोई लॉजिक होगी, कोई रीजन होगी। ऐसे तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको कह दिया कि हाँ ये ऐसे कर लेना। अब आप अल्लाह से कहें अल्लाह ताला आप ये क्या बात हुई, आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने खामंद से पूछूं? भाई अल्लाह ने आपको, उसी अल्लाह ने आपको कहा है जिस अल्लाह के लिए आप रोजा रख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह अगर हम इसको पैरेलल लेके जाते हैं, जिस अल्लाह ने आपको दूसरी शादी की इजाजत दी है, उसी ने आपको पाबंद किया कि आप पहली बीवी का खर्चा उठाएंगे, आप पहली बीवी को सही जिंदगी देंगे। समझ रहे हैं? अब आप अल्लाह को ये नहीं कह सकते अल्लाह आपने मुझे इजाजत तो दे दी, पहली बीवी को क्यों मेरे जिम्मे लगाए रखा। नो, जिस अल्लाह के लिए आप रोजा रखना चाह रही हैं नफली, वो अल्लाह आपसे कह रहा है कि मेरे लिए रोजा रखने से पहले अपने खामन से पूछ लेना। हालांकि आपके खामन का तो अमल दखल ही नहीं। मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपकी जहन में समाए ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज असरअंदाज हो सकती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। अब इंसान का प्रॉब्लम क्या है? एक शख्स आया मेरे पास, उसने कहा कि जिशान भाई शराब हराम क्यों है? मैंने उसको वही जवाब दिया जो कि हम भी सुनते आ रहे हैं और जो जिसकी वजह भी है और जो कुरान में भी मेंशन है कि जब इंसान शराब कंज्यूम कर लेता है तो वो माँ और बहन की तमीज भूल जाता है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता। तो उसने कहा यही वजह है। मैंने कहा हाँ यही वजह। तो उसने कहा कि अगर कोई शख्स बिल्कुल तन्हाई में बैठा हुआ हो और तन्हाई में बैठे हुए अल्कोहल कंज्यूम करे और कंज्यूम करके सो जाए, माँ बहन की तरफ जाए ना, घर भी अकेला हो, कमरा भी अकेला हो, बस कंज्यूम करे और कंज्यूम करके सो जाए, तो फिर तो हराम ना हुई ना, क्योंकि वो तो आंसर खत्म हो गया उसके बीच में से। अब मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बहुत सारी दलाइल उसके सामने पेश किए साइंटिफिकली कि हेल्थ वाइज भी खराब है, ऐसा भी है, नहीं माना।
मैंने यही क्वेश्चन पुट किया एक बुजुर्ग के सामने। मैंने कहा जनाब, अगर यही मसला है ना कि जो अल्कोहल है वो हमारे जहन को सुन कर देती है, हमें माँ बहन की तमीज नहीं रहती है, तो अगर एक इंसान तन्हाई में बैठकर इसको कंज्यूम कर ले और सो जाए तो फिर तो ये हराम ना हुई उसके लिए। तो उन बुजुर्ग ने मुझे आगे से एक बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया, जो कि मैंने फिर उस बंदे को फॉरवर्ड किया, तो उसने कहा यार वाकई बड़ा तसल्ली बख्श जवाब है। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको कम से कम आपसे तो बेहतर ही जानता है। जहां पर कुरान में इतनी लंबी तफसील उसने लिख दी थी, आपके जहन में ये बात आई है तो कम से कम खुदा के जहन में तो जरूर आई होगी। तो खुदा वो एक लाइन और भी लिख देते कि चलो अगर पीनी भी हुई तो अकेले बैठ के पी लेना। अगर उसने कह दिया कि नहीं पीनी तो नहीं पीनी, दैट्स इट। इसके आगे और पीछे आप यहां बैठ के पी लें, वहां बैठ के, नो, अल्लाह ने कहा नहीं पीनी, दैट्स इट, खत्म, बात खत्म, फाइल क्लोज्ड। इसी तरह आप रोजा रखना चाहते हैं नफली, अल्लाह ने कहा कि रखना है रख लो, लेकिन अपने खामन से पूछ लो। अब आप कहें कि जी मैं क्यों सबमिसिव हो जाऊं, यहां पर अल्लाह आपको सबमिसिव होने का कह रहा है, उसी अल्लाह के लिए आप रोजा रख रहे हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप उसी अल्लाह की नाफरमानी करके रोजा रखेंगे। सो अब अगर आप यहां पे कहती मैं भी तो एक सेल्फ मेड खातून हूं, मैं क्यों आंसर करूं, तो आप एक औरत हैं, आप एक खातून हैं, वो मर्द है। अब हो सकता है बहुत सारी फीमेल्स मुझे सुन रही होंगी जो कि थोड़ा सा फेमिनिस्ट अप्रोच रखती हों। मेरा कतन मतलब किसी की दिल आजारी करना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारी चीजें माशरे को चलाने के लिए मर्द के अलावा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम जब एक सोसाइटिकल थॉट से बात करते हैं ना, एक माशरती तौर से बात करते हैं, तो मर्द का उसके अंदर स्टैंड लेना बड़ा जरूरी है। बहुत सारी खवातीन कहती हैं जिनको बुरा लगता है औरत का काम करना, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो हैं वो एक बिजनेस वुमन थी, बिल्कुल बिजनेस वुमन थी। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी और अपना बिजनेस छोड़ दिया। बताएं, इसके ऊपर क्यों बात नहीं करते आप? मतलब देखिए, रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सिक्योर आदमी कोई नहीं हो सकता ना। हमारी तो मजाल ही कि हम तो उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं। ऐसे ही है ना। उन्होंने क्यों सब कुछ छोड़कर प्रायोरिटी दे दी अपने हस्बैंड को, उसके मिशन को? वरना रसूल खुदा के साथ वो जिंदगी गुजारती रहती, अपना बिजनेस करती रहती, रसूल खुदा अपना तबलीग का काम करते रहते, अल्लाह का पैगाम देना शुरू करते थे। क्या फर्क पड़ता था? अगर आपको हजरत खतीजा की एक सुन्नत याद है तो फिर दूसरी सुन्नत याद क्यों नहीं है? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप जॉब कर रही हैं, शादी के फौरन बाद जॉब करना छोड़ दें, लेकिन इसमें फिर बहुत बड़ा अमल दखल आपके शौहर का होता है, एंड यू हैव टू ओबे इट, यू हैव टू ओबे इट। और कोई वो इंसान का बच्चा होगा तो किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपसे गुफ्तगू करके आपको इस चीज की तरफ लाएगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये होगा कि भाई मैं तो ऐसी ही हूं, या आई विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन और व्हाटसोएवर, फिर कम से कम वो बंदा जो कि एक सेल्फ मेड आदमी है, और वो आदमी जो अपने फैसलों में आजाद है, जो कि कल आपके सामने बैठकर ये कह रहा है कि तुमने नौकरी करनी है, नहीं कि ये फैसला मैं करूंगा, मेरे वालिद नहीं करेंगे। वरना जिंदगी इसमें भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। खामन बेचारा चाह रहा होता है कि बीवी अगर जॉब करना चाहती है कर ले, लेकिन चूंकि वालिद साहब अलाउ नहीं कर रहे होते, बेचारा वालिद साहब के हाथों मजबूर होता है। हालांकि वालिद साहब का इख्तियार नहीं है, ये वालदा या वालिद साहब का इख्तियार नहीं है, ये खामन का इख्तियार है कि उसने डिसाइड करना है कि आइदर उसने काम करना है या काम नहीं करना है, या उन्होंने मिलकर आपस में ये फैसला करना है कि उन्होंने इस लेवल तक अपने फैसलों में आजाद आदमी है जो कि आप ख्वाहिश करते हैं कि जिसके साथ आपकी शादी हो। तो फिर ये भी याद रखिएगा कि अपने दिल को भी इतना बड़ा रखिएगा कि फिर जब वो आपसे रिलेटेड फैसलों में गुफ्तगू आपसे करे तो फिर ख्याल रखिएगा कि वो उन फैसलों में भी उतना ही आजाद होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सो मूविंग ऑन विद दैट पॉइंट, एक चीज और याद रखिएगा जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर रही है। कभी कभी खामोशी इख्तियार करें। अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही कि वो किस पर्सपेक्टिव से कोई बात कर रहा है, तो चुप हो जाएं।
सम टाइम लाजमी नहीं होता कि कोई बात अगर आपके ज़हन में है तो आपने करनी ही करनी है, या उससे पूछनी ही पूछनी है। मैं अब आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, तो उसको फोन आया कि जी बिजली का बिल इतना आया है। 11 बज रहे थे रात की, घर वालों को पता है कि वो अपने दोस्त के साथ है, वो 3 दफा फोन करके बता भी चुका है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। उस बंदे को कोई 6 दफा घर से फोन आया कि बिजली का बिल इतना आ गया। यार आप यकीन करें कि उस बंदे का नवाला लेना हराम हो गया। हमारे सामने बैठा, वो खाना नहीं खा सक रहा था कि उसको 6 दफा फोन आया कि बिजली का बिल इतना आ गया। भाई उसने अल्टीमेटली घर ही आना है, वो घर आएगा तो बता देना कि बिजली का बिल कितना आया है। कम से कम रात के 11 बजे आप उसको अगर बता भी रहे हैं तो वो अभी यहां से बैंक तो नहीं जा सकता बिल जमा करवाने के लिए। हमारी साइड की खवातीन बड़ी शेर औरतें हुआ करती थीं, हमारी माएं, हमारी दादियां। आप जरा पूछे उनसे जाके, यार कोई जुल्म है ही नहीं अभी इस जो हम एरा में चल रहे हैं ना, जिस एरा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बंदे के पास मोबाइल है, खुदा ना करे कुछ भी वो फटाफट अगला कैमरा निकाल लेता है। जरा पूछे अपनी दादियों से, अपनी माओं से जाके पूछें कि क्या जिंदगी उन्होंने गुजारी। के टाइम जो है वो पाथी लेने के लिए चला करती थी। पाथी आप पता नहीं, अब आपको पता है कि नहीं पता, कि जिससे चूल्हा जलाया करते हैं, जो गोबर होता है ना, गोबर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको खुश करते हैं, फिर उससे आग लगाते हैं। अजानों के टाइम पे पाथी इकट्ठी करने के लिए खवातीन निकला करती थी, गंदम काटा करती थी। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे, ठीक है आज हालात बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है, तालीम है, तरक्की है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा माज अल्लाह खुदा ना करे कि कोई अब आज के दौर में कोई बेचारी जो है वो गंदम काटे। आज के दौर में भी खवातीन ऐसे करती हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर रही तो आपके ऊपर ये बड़ा एहसान है। लेकिन अल्लाह के दी हुई तब्दीली को आहिस्ता आहिस्ता शुक्र के साथ एक्सेप्ट करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है और आपकी ऐसी ख्वाहिश है, और हर औरत की ख्वाहिश है कि मुझे वो बंदा मिले कि मैंने अगर कहीं जाना है तो मैं अपने हस्बैंड को कहूँ कि बात सुनिए मैं यहां पर जा रही हूं, जाऊं। वो अगर कह दे कि चली जाओ तो उसको अब ये डर ना होगा मैं वापस आऊंगी तो सास कहेगी मेरे से क्यों नहीं पूछ के गई, या ससुर कहेगा मेरे से क्यों नहीं पूछ के गई, या जेठ कहेगा मेरे से क्यों नहीं पूछ के गई। क्योंकि उसको पता है कि उसका निकाह एक ऐसे शेर मर्द के साथ हुआ है कि वो कहेगा कि एक्सक्यूज मी ये मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, मुझसे पूछ के गई थी, एंड दैट्स इनफ। उसको पूरे खानदान को जवाब देनी होना, उसको सिर्फ एक बंदे को जवाब दे होना है। उसको कॉन्फिडेंस में लेके उससे गुफ्तगू करके उससे इजाजत लेकर जानी है, या उससे इन्फॉर्म करके जाना है। इजाजत का लफ्ज लेकर आपको बुरा लगे, उसको इन्फॉर्म करना है कि मैं जा रही हूं। उसको पता है तो फिर किसी को नहीं भी पता तो खैर है। सब जो हमारी खवातीन है, माएं, बहनें, बेटियां, वो ये चाहती हैं कि ऐसे शेर मर्द से हमारा निकाह हो। लेकिन फिर याद रखना ऐसे शेर मर्द की तबीयत में ये चीज भी शामिल होगी कि जब वो आपसे रिलेटेड कुछ गलत चीज देखेगा तो वो अपनी मां के पास नहीं जाएगा कि अम्मी जाएं जरा इसको समझाएं, वो अपने बाप के पास नहीं जाएगा कि अबू इसको समझाएं, वो किसी और के पास नहीं जाएगा कि इसको समझाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो खुद आपको रोकेगा, जुबान से रोकेगा। आप जुबान से उसकी बात नहीं समझेंगी, वो हाथ से रोकेगा। हाथ से मारने की बात नहीं कर रहा है माज़अल्लाह। सबसे बेकार है वो मर्द जो औरत पे हाथ उठाए। हाथ से रोकने से मुराद ये वो आपसे कह देगा कि अब आपने नहीं करना है काम, आपने अब जॉब पे नहीं जाना, दैट्स इट। आप नहीं समझ रही मेरी बात तो दैट्स इट। और हर गैरत मर्द आदमी ये काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग के नाम पे अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका हस्बैंड उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हुए कबूल करता जाए तो ऐसा होता है। मैंने देखे, मैंने बहुत सारे मर्द ऐसे जिंदगी में देखे, अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज जोड़ते हुए वो हर चीज ही एक्सेप्ट करी जा रहे हैं। अब वाइफ कहां है, कहां नहीं है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कब आ रही, कब नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या है जी? हो जी, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उस मर्द से मिलेगी जो कि दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा होगा। जो सेल्फ मेड आदमी होगा उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। वो गलत को गलत और सही को सही कहेगा, चाहे वो फिर आपसे रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो। और यकीन जानिए, शायद ये सुनते हुए आपको ऐसा लगे कि फिर तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला मर्द ही बेहतर है, लेकिन उसके साथ जिंदगी का एक एक लम्हा अजाब होगा तुम्हारा। तुम्हें कोई भी बात सुना जाएगा, तुम्हें कोई भी कुछ भी कह जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब जो मर्द है, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर चेक रखेगा, और रखना चाहिए, वो जरूर चेक रखेगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन
तुम्हारी इज्जत पे बात आई तो सीना फैला के खुद तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। चॉइस तुम्हारी है। तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरे मेहरबान मेरे राज़दां, एक तुम ही तो हो, बदले रुते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं कुरान पहाड़ पर अगर नाजिल कर दूं तो ये रेजा रेजा हो जाए। ये मेरे नबी का दिल है जिसके ऊपर मैंने कुरान को उतारा। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जब इसको नाजिल किया गया, उनकी क्या हालत होगी आप बाखूबी जानते हैं। वो घर पहुंचे, बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि आपको क्या हुआ है। कहा अभी कुछ मत पूछो मुझसे, बस चादर उड़ा दो। बीबी ने चादर उड़ा दी, उनको कंफर्ट लेवल दिया, कुछ टाइम दिया। ये नहीं कहा नहीं आप मुझे अभी बताएं, आप मुझे अभी बताएं कि आप मुझसे नाराज हैं, नहीं आप मुझे अभी बताएं, मैंने आपके लिए अपना बिजनेस छोड़ा, आपके लिए अपना इतना सोशल स्टेटस छोड़ा, आपके लिए इतना मालो दौलत छोड़ा, मैंने तो अपना सारा मालो दौलत आपके हवाले कर दिया, आप मुझे अभी बताएं। ये काम नहीं किया उन्होंने। आपको एक राज की बात बताऊं, ये बात आपको कभी किताब में नहीं मिलेगी। जिंदगी की किताब से जो वक्त का बेरहम कलम है, उसकी तहरीर जिंदगी की किताब में दर्ज है। वहां से एक सतर चुरा कर मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इस सतर को संभाल लीजिएगा, जहां संभाल सकते हो संभाल लीजिएगा। आपको समझ में आया आपकी किस्मत, ना समझ में आया आपकी किस्मत, मैं अमानतन आपके हवाले कर रहा हूं। खास तौर पे जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, मर्द की एक नेचर मैं आपको बताता हूं। ये मर्द अमीर गरीब, सेल्फ मेड, नॉट सेल्फ मेड, अंग्रेज, हिंदू, मुसलमान, कोई भी मर्द, इस हर मर्द की फितरत यकसा है। और वो फितरत क्या है? वो उस औरत की कैद से कभी नहीं निकलता जो उसको आजाद छोड़ती है, और वो उस औरत की कैद में कभी नहीं रहता जो उसको कैद करना चाहती है। ये मर्द की फितरत है। आप मर्द को आजाद करेंगी, वो आपकी कैद में खुद रहेगा। आप मर्द को कैद करेंगी, वो आपसे आजाद हो जाएगा। तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरे मेहरबान मेरे राज़दां, एक तुम ही तो हो, बदले रुते बदले जहां, दिल के संसार में इस प्यार में कोई और न हो। हम तुमसे दूर ना हमसे तुम रहो, कहना हो जो वो हमसे तुम कहो। जिंदगी की एक बहुत ही तल्ख हकीकत आपके साथ पेश कर रहा हूं। मैं कभी ये बात ना करता जिंदगी में, अपने दिल में दफन है। इस तरह के बड़े वाकयात, इस तरह की बड़ी बातें मेरे दिल में दफन है। ये दिल नहीं है, कब्रिस्तान है। लेकिन चूंकि अब एक बात कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, शायद ये बात मजीद वाज़ह कर दे जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और चूंकि मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज कभी भी नहीं करता, तो चलें ये बात आपके सामने रखी जा सकती है। मुझसे एक खातून ने राब्ता किया, याद से कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। और राब्ता भी इस तरह नहीं कि इंस्टाग्राम पे या कहीं जाती राब्ता करने वाली जगहों पर। एक इवेंट पर मुलाकात हुई।
मतलब मैं एक जगह परफॉर्म करने गया, एक इवेंट पे गया, तो वहाँ पे थी, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि ज़िशान मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो फिर मेरी वहाँ पे उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों करना चाहती हैं आप? उन्होंने कहा अपने खामन की वजह से। तो मेरे जहन में वही पहली थॉट आई जो आपके जहन में आई होगी। मैंने कहा जाहिर है मारता होगा, पीटता होगा, घर में कैद करके रखा होगा। मैंने कहा क्यों मारते हैं, पीटते हैं, शकी हैं? कहती है नहीं, मुझे इजाज़त दी है मैं घर से बाहर जाऊं, मुझे इजाज़त दी है मैं हर वो काम करूं जो मैं करना चाहती हूं। तो मैंने कहा फिर मसला क्या है? वो कहती है मुझे कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे एक बॉस हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ डिनर पे जाओ। तो मैंने कहा फिर? तो वो कहती है मैंने उनको आगे से कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? तो उसने आगे से कहा कि तुम अपने बॉस के साथ भी तो जाती हो, मेरे बॉस के साथ जाने में क्या एतराज़ है? तुम अपने बॉस के साथ जाती हो तो मैंने कभी मना नहीं किया, अपनी मर्जी से जाती हो ना। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं की, मैंने तुम्हें अंडरस्टैंड किया, अब तुम मुझे अंडरस्टैंड करो। तो क्या ज़िशान ये अंडरस्टैंडिंग है? तो मैंने उसे कहा मोहतरमा ये तो आपको तब सोचना चाहिए था कि जब आप अपने बॉस के साथ डिनर पे जा रही थी। कोई काम नहीं होता भाई, ये मैं बड़ा वाज़िया कह दूं। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हो, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं इन बातों पर। किसी काम की डिमांड ये नहीं है कि आप बॉस के साथ खाने पे जाएं। हाँ, ये आपकी एक, अगर आप विदाउट ऑर्डर प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपनी, तो उसकी डिमांड ज़रूर हो सकती है। अगर आप एक अनड्यू फेवर लेना चाहते हैं तो ये उस चीज़ की डिमांड ज़रूर हो सकती है। आपके काम की डिमांड कभी भी ये नहीं होती कि आप बॉस के साथ डिनर या लंच पे जाएं। तो आई वॉज लाइक, तो कहती ज़िशान अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल बेइज्जत करके रख दिया है। तो मैंने उसे कहा कि हद से ज्यादा कुर्बत ताल्लुक की मौत होती है। इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, इसको एक दूसरे से लाताल्लुकी का इजहार कहते हैं। इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं आप लोग। मर्द के अंदर से गैरत निकाल दो, औरत के अंदर से वफा निकाल दो, दोनों को आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परी डॉल कह रही है जी अंडरस्टैंडिंग तो वो है, मेरा नाम अकील है और मैं निमरा के नखरे उठाता रहता हूँ। कभी बात करेंगे इसके ऊपर अगर टाइम मिला। मेरी जिंदगी का मेरी कभी मुलाकात हुई अगर उस बंदे से। अच्छा हाँ चलें, ये बात चलें परी डॉल ने कर दी। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी के लिए दिल में ख्वाहिश नहीं रखी कि किसी को सजा मिले। मतलब मेरा एक होता है कि अल्लाह ताला इसके दिल में हिदायत डाल दे, ये ठीक हो जाए नॉल। कभी किसी को फिजिकल पनिशमेंट ना मिले। एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में मेरी दिल में ये ख्वाहिश है कि इस बंदे को फिजिकल पनिशमेंट मिले, क्योंकि इसने बहुत सारी जिंदगियां तबाह की हैं, और वो है यासिर शामी। उसने अपने कंटेंट के चक्कर में, और गलती उसकी भी नहीं है, हम देखते हैं तो वो बनाता है। आमिर लियाकत साहब के साथ जो हुआ, खैर अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी वो ना करे जो, खैर यासिर शामी अब अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी जो पहली बीवी है बुशरा, उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। जिस तरह का कंटेंट यासिर शामी बनाता है लोगों की जाती जिंदगियों के ऊपर, लेकिन बात फिर वही आ जाती है। जैसे आपने अकील का जिक्र किया, वो अकील के सामने पूछ रहा है आप अपनी बीवी को कितना ऊपर उठाते हैं। वो आगे से बता रहा है मैं इतना ऊपर उठाता हूं। वो खुदा की बंदी बेचारी को मजबूरन कहना पड़ा कि चुप हो जाए। ऐसे इस तरह के मर्द होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए फिर कुछ भी करने को कह देते हैं। ये जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं निमरा के नखरे उठाता रहता हूं, प्लीज कभी ख्वाहिश ना कीजिएगा कि ऐसा मर्द मिल जाए। कभी जिंदगी में ख्वाहिश ना कीजिएगा कि ऐसा मर्द मिल जाए। बाय द वे जनाब, आखिरी टॉपिक, चूंकि शीशे की उस जाने मुझे द लेजेंडरी सजाद भाई नज़र आ चुके हैं, और
सजाद भाई स्टूडियोज़ में पहुंच जाएं तो बस फिर उसके बाद हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम ख़त्म करें प्रोग्राम को, ताकि वो आपसे हम कलाम हो सके। और वैसे भी प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। सो आखिरी टॉपिक जनाब ऊँट का है। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो सोशल मीडिया हमारा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देता है, और वो इस हवाले से कह रहा हूँ कि आपको एक तस्वीर एक वडेरे की दिखाई जा रही होगी सोशल मीडिया पे। वो बेचारा आके उसने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर ली कि भाई मैंने नहीं किया, मैं ज़मीन का मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने उनको कत्ल नहीं, और मैंने उस ऊँट की टांग नहीं काटी, उन लोगों ने काटी है जिनको मैंने ज़मीन किराए पे दी हुई है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा एक घर है, मैंने घर किराएदारों को दे दिया। अब किराएदारों ने अगर आगे से कोई गलत काम किया है तो मुझे तो आप नहीं पकड़ेंगे कि मेरा घर है तो मैंने उन किराएदारों को कैसे दे दिया। सो बाहर क्या है, जिसने भी किया बहुत गलत किया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो ऊँट नहीं बल्कि कराची में अब एक शेल्टर हाउस में मौजूद है, जहाँ पर उसका ख्याल रखा जा रहा है, और 2 से ढाई महीने तक उसका ज़ख्म ठीक हो जाएगा और फिर उसको एक मसनूई टांग लगाई जाएगी। इसके ऊपर मज़ीद मैं जितना भी इसको कंडेम करता जाऊँ ये कम है। एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इसके लिए अल्फाज ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। अदारों को चाहिए, अथॉरिटी को चाहिए कि उन लोगों को पकड़ें, सजा दें, इबरतनाक सजा दें ताकि ऐसा ना हो। लेकिन यहाँ पर इससे बड़ी एक दुख की बात है, जिसपे ये ऊँट की टांग काटी गई ना। अब मैं जुमला आपके सामने रखूंगा, मैं चेहरे देखूंगा। रात के आखिरी लम्हे हाय करने वाले कभी अपनी किस्मत पे हाय ना करें। ऊँटनी की टांग काटी गई, सभी लोग मुतहद हो गए, इकट्ठे हो गए, दुख का इजहार किया जाना भी चाहिए। बहुत जुल्म किया उस आदमी ने, दुख करना भी चाहिए। लेकिन चंद दिन बाद आने वाले दुख का मजाक, उसकी नफी या उसका मुकाबिल खड़े हो जाने वालों, आज ऊँटनी के टांग का दुख मनाने वालों, अल्लाह की कसम नवासे रसूल का गला काटा गया था। यही है कि वफा करते हैं। हाँ, आप यकीन जानिए कि हमारे यहाँ जो है इस कदर मुनाफकत है। वो तमाम तर लोग जो कि एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो तमाम तर लोग जो वफा कर जानवरों के साथ अच्छे सलूक की बात करते हैं, वो भी यानी हर मजाक बना रहे होते हैं शबीए जुलजना का। क्यों? अरे छोड़िए, आप नहीं भी मानते हैं, आप नहीं भी उस अकायद में चलते हैं, आप नहीं भी उन मामलात में यकीन रखते हैं, हो सकता है 6000 इख्तलाफात मेरे भी होंगे, लेकिन आप अपने एंगल से ही देख लीजिए। एक जानवर की खिदमत ही हो रही है ना, एक जानवर से मोहब्बत ही हो रही है। कोई उसको जख्मी तो नहीं कर रहा, कोई उसको मार तो नहीं रहा, कोई उसको तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा, खिदमत ही हो रही है ना। ऊँटनी की टांग पर मुतहद होकर वावीला मचाने वालों, आंसू बहाने वालों, तुम्हारे रसूल के बेटे का, तुम्हारे रसूल के नवासे का गला काटा गया था। अली अकबर का गला काटा गया था। वो ऐसा जवान था कि जब नेज़े पर औरतों ने उसको देखा तो कहा, खुदा करे कि इसकी माँ मर गई हो इसको इस हाल में देखने से पहले। है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है। ये कौन जीवकार है, बला का शाह सवार है, के है हजार कातिलों के सामने डटा। हाय वकार ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, के है हजार कातिलों के सामने है डटा हुआ। बला का शाह सवार है, के है हजार
कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर मंगल की रात 12 से 2, हर जुम्मे की रात 12 से 2 और हर हफ्ते की रात 10 से 12। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फीडबैक देना चाहें तो ज़ीशान नासिर लिखिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊँगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 यहाँ पर जाएंगे। थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊँगा। वहाँ पर भी थ्रू मैसेज अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े, ज़रूर मांगिए। खुशनसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा ज़ामन उदामन। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो चलने दें, अगर परफेक्ट नहीं हैं तो छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा ज़ामन। के सामने डटा हुआ, आले रसूल को प्यासा रख के ज़िबा किया गया। बात हंसने की है तो मिल के हंसते हैं, बात अफसरदा होने की है तो मिल के रोते हैं। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है, मजे रज़ाए मस्त है। कौन हक परस्त है, मजे रज़ाए मस्त है। कि जिसके सामने कोई बुलंद है, सदके जिसके सामने कोई बुलंद, जिंदगी में अल्लाह इतना तो अमीर कर मुझे, जिंदगी में अल्लाह इतना तो अमीर कर मुझे, एक दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा अता कर मुझे। आपने पढ़ा है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में? नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। ये बचपन के दोस्त थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको खत लिखा था कि मुझे मेरे अहलो आयाल के साथ धोखे से कूफा वालों ने बुलाकर करबला के दश्त में तन्हा छोड़ दिया है। मेरी मदद करना चाहो तो शबे आशूर असर से पहले पहुंच जाओ, वरना अशरे कयामत मुलाकात होगी असर के वक्त। और ये जानते हुए कि एक साइड पर 72 हैं, दूसरी जानिब 9 लाख हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए अपने दोस्त के लिए। अल्लाह अकबर। एक दोस्त हो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा। कोई बुलंद है न पस्त है, उधर हजार गात है, मगर अजीब बात है। बाकी एक अरमान है दिल में, वो अरमान ये है कि अजीब बात, हम शाहे दरे नजफ में कुछ देर से पहुंचे। अभी हौसला शिकस्त है, हम दरे शाहे नजफ में बहुत देर से पहुंचे। हम दरे शाहे नजफ पे कुछ देर से पहुंचे। एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। उधर सिपाही शाम है, हजार इंतजाम है। सिपाही शाम है, हजार इंतजाम है। उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है। दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है, मगर अजीब शान है। और आप यारी की इंतहा देखें या यार की वफा देखें कि उसने वफा दिखाई तो इन्होंने कैसी वफा दिखाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के अंदर ही मदफून है ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर। गज़ब की आन बान है,
मगर अजीब शान अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि उधर 9 लाख कितनी तादाद, यहाँ फकत इमाम है, मगर अजीब बात है, अजब की आन बान है। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कप्तान लीडर ऐसा होना चाहिए मैदान में कदम रखे पता चल जाए कोई आया है। अब जरा ये स्टैंजा सुनिएगा। इधर फकत इमाम है मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम हाय हाय। है। ये बिल यकीन हुसैन है शेर यज़िदा आपकी सोच से पहले आपको छोड़ के चला जाऊंगा कुव्वते इस कलाम के आसपास। लाफता हाय हाय। लीजिए जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मैं अपनी लाठी उठाए अपनी झुकी समेटे आपके सामने खड़ा हूँ, इजाजत का तलबगार हूँ। दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली। हर दो जहां से दिल भरम, हर दो जहां से दिल भरम, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली अली, दम हम दम अली 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 अली, दम हम दम 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 अली अली। अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा, अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा, के बाद नबी, अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा के बाद अजनबी शुद्ध बशीरुन नज़ीरा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी ने सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। ज़िशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। फीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़िशान नासिर लिखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, मैं आपको मिल जाऊंगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम, एज आई सेड, ज़िंदगी ने सांसों ने, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जाएं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ओ लाल मेरी पट्टे रखियो बला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवल दा सखी शाबाज कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन अयो पला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवल दा सखी शाबाज कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हिंदी सिंध पिला तेरी नौबत बाजे, हिंदी सिंध पिला तेरी नौबत बाजे,
सके कुए शेरे यज़दानन ऊंचा रोजा पीरा तेरा ऊंचा रोजा पीरा तेरा हेट वगे दरियाओं बला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवल दास की शाबाद कलंदर धमाधम धमाधम लाल सखी झूलेलाल सखी झूलेलाल ओ लाल मेरी पट रखियो बला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवल दास की शाबाद कलंदर धमाधम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर धमाधम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर